Hello friends, hello G, hello everybody. Welcome to this fifth class for the topic of amendments. और आज इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने जो कवर करना है वो है एग्जम्प्टेड इनकम्स. एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ एग्जम्प्टेड इनकम्स का, वो करवा दूंगा. इसके बाद फिर हम लोगों ने करना है डिडक्शंस पे एक बहुत बड़ा नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है अग्निवीर स्कीम का. वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा. और उसके साथ साथ में मैंने आपके साथ डिस्कस करना है न्यू टैक्स रिजीम. न्यू टैक्स रिजीम में 2-3 अमेंडमेंट्स हैं, हाँ 2-3 अमेंडमेंट्स हैं, वो डिस्कस कर दूंगा. और फिर जो हमारे रिवीजन टेस्ट पेपर के अंदर क्वेश्चन आया था मैं वो भी आपके साथ आज की इस क्लास में डिस्कस कर दूंगा. लास्ट क्लास जो हम लोगों ने करी थी उसके अंदर मैंने आपके साथ इलस्ट्रेशन में 12 करवा दिया था मैंने आपको, जहाँ पे कैपिटल गेन्स के अमेंडमेंट्स के बारे में हम लोगों ने बात करी थी. और इसके अंदर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करी थी कि यहाँ पे टाइपिंग एरर है. 15-3 इज़ नॉट 2, 15-3 12 होता है, तो आप इसे 12 करोड़ कर दीजिएगा. ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बता दिया था. तो आज की अगर इस क्लास को हम लोग स्टार्ट कर दें तो ये ध्यान रखिएगा. अच्छा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी मैं आपके साथ फर्स्ट क्लास में सारा डिस्कस कर चुका हूँ, जहाँ पे मैंने आपके साथ बिजनेस ट्रस्ट के बारे में डिस्कशन किया था. मैंने आपके साथ म्यूचुअल फंड्स और बिजनेस ट्रस्ट भी एक तरह से म्यूचुअल फंड है उसके बारे में डिस्कस किया था. फिर मैंने आपके साथ ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर मैच्योर होती है तो कब टैक्सेबल है कब एग्जेम्प्ट है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन मैंने आपके साथ कर दिया था. बेटा जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, आज फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत ही कम चैप्टर्स हैं जिनमें कोई अमेंडमेंट ना आया हो. लगभग हर चैप्टर में किसी न किसी तरह का अमेंडमेंट सरकार ने किया है. वी आर वेरी फॉर्चुनेट, वी आर थैंकफुल टू आवर फाइनेंस मिनिस्टर मैडम कि उन्होंने क्लबिंग ऑफ इनकम में कोई अमेंडमेंट नहीं करा. थैंक यू मैडम जी, आपने कोई अमेंडमेंट नहीं करा इसके अंदर क्लबिंग ऑफ इनकम में. और आपने कोई अमेंडमेंट नहीं करा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में. वी आर सो ग्रेटफुल टू यू. लेकिन इसके अलावा कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जहाँ पे हमारी निर्मला ताई ने, मैं निर्मला ताई बोलता हूँ, बहुत सारे लोग निर्मला ताई बोलते हैं, तो निर्मला ताई ने कोई चैप्टर नहीं छोड़ा, हर चैप्टर में अमेंडमेंट है. अच्छा, डिडक्शंस मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एग्जेम्प्टेड इनकम्स के टॉपिक पे आता हूं. एग्जेम्प्टेड इनकम्स के टॉपिक में मैंने आप लोगों के साथ जो लास्ट क्लास या जो फर्स्ट क्लास करी थी उस फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने आपके साथ एग्जेम्प्टेड इनकम्स का, लाइफ इंश्योरेंस का सारा कंसेप्ट डिस्कस कर दिया था. और उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस के बाद एक टॉपिक हमारा बचता है एग्जेम्प्टेड इनकम का, और वो है एग्जेम्पशन टू द इंडिविजुअल ऑफ सिक्किम ओरिजिन. अच्छा, यहाँ पे भी ये ध्यान रखिएगा कि जो सेक्शन ये वाला है सिक्किम ओरिजिन वाला, इसके अंदर कोई खास अमेंडमेंट नहीं है. ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं है कि जिसकी वजह से एग्ज़ाम के अंदर आपको बहुत ज़्यादा कोई परेशानी हो, और इस वजह से मैं इसको मार्क कर रहा हूँ समथिंग विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. अब अमेंडमेंट कहाँ पे है वो मैं आपको बता देता हूँ. इसमें देखिए, हम सबको ये बात पता है, क्लास के अंदर भी डिस्कस किया हुआ है, मैंने आपको सिक्किम की पूरी स्टोरी बताई है. 1974 में सिक्किम इंडिया का पार्ट बना. उससे पहले सिक्किम वॉज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, जस्ट लाइक आज की डेट का भूटान है या नेपाल है, श्रीलंका है, ये जो देश हैं ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं. इसी तरह सिक्किम भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ करता था 1974 तक. लेकिन फिर 1974 में, ये सारी बात मैं आपको क्लासेस में बता चुका हूँ, फिर 1974 में वहाँ पे सिक्किम का जो राजा था उन्होंने रेफरेंडम करवाया. रेफरेंडम का मतलब क्या होता है ये भी बताया जा चुका है, एक बार रिपीट कर देता हूँ. रेफरेंडम का मतलब होता है जहाँ पे सरकार, राजा जो है वो अपनी प्रजा से, अपने सिटीजन से पूछे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ यस या नो के अंदर हो, और लोगों को कहे कि साहब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, इसका आंसर यस है या नो है, आप इसकी वोटिंग कर दीजिए. जो यस करना चाहे यस पे वोट कर दे, जो नो करना चाहे वो नो पे वोट कर दे. तो इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंडम. और जब लोगों की वो वोट्स को काउंट किया जाता है तो वहाँ से हमें पता चल जाता है रेफरेंडम हो गया, तो वहाँ से पता चल जाता है कि लोग क्या चाहते हैं, सिटीजन्स क्या चाहते हैं, और उसके हिसाब से जो सरकार है फिर वो अपना फैसला लेती है. 1974 में जब रेफरेंडम हुआ इसके अंदर, सिक्किम के अंदर, तो वहाँ पे सिक्किम के राजघराने ने लोगों से पूछा
कि क्या हमें इंडिया का पार्ट बन जाना चाहिए, यस या नो। एंड आप गूगल पे भी सर्च कीजिएगा, 90% से ज़्यादा सिटीजन जो थे उन्होंने उस समय कहा था कि यस वी शुड बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। रेफरेंडम हुआ, उसके बाद सिक्किम बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। ये सारी बातें क्लास में हो चुकी है, 1974 की पूरी बात बता चुका हूँ। उस टाइम पे जब सिक्किम इंडिया का पार्ट बना था, उस टाइम पे सिक्किम के साथ, सिक्किम के लोगों के साथ एक वादा किया गया था कि साहब हम आपकी इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, एग्जेप्ट रखेंगे। और इसी वजह से जब हम लोग इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन नंबर 1 पढ़ते थे कह रहा हूँ मैं, है नहीं कह रहा, थे की बात करो, पुरानी बात कर रहा हूँ। तो जब सेक्शन 1 पढ़ते थे तो वहां पे लिखा हुआ था इनकम टैक्स एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट सिक्किम। फिर 1989 में हमारे देश में एक सरकार बनी जिसके प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर वीपी सिंह, विश्व प्रताप सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, और वो ही फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। और उन्होंने 1989 में, शायद 1989 या 1990 का टाइम था, उन्होंने सिक्किम का ये जो एग्जम्पशन था उसे विड्रॉ कर लिया और सेक्शन नंबर 1 को फिर से अमेंड कर दिया। और आज प्रेजेंट ये पोजीशन है कि सेक्शन 1 ये कहता है दैट इनकम टैक्स एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। तो जो लाइन लिखी हुई थी एक्सेप्ट सिक्किम, उसे हटा दिया गया। नाउ सिक्किम के लोगों में ये गुस्सा आया कि यार अभी ज़्यादा पुरानी बात थोड़ी ना, 89 में आपने हटा दिया, 74 दैट मीन्स 25 साल पहले तो अभी आपने कहा था कि हम सिक्किम के लोगों को एग्जम्पशन देंगे। अब 25 साल हुए हैं, आपने अपनी वादा खिलाफी कर दी, आपने एग्जम्पशन विड्रॉ कर लिया। तो सिक्किम के लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, रोष था इस बात को लेकर। देन गुड सेंस प्रिवेल्ड। 2004 कह रहा हूँ, पुरानी बात कह रहा हूँ, 2004 में इलेक्शंस हुए, नई सरकार बनी, डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने, कांग्रेस की सरकार आई और उनकी लीडरशिप में मिस्टर पी चिदम्बरम बिकेम द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। And he being a finance minister of India, he introduced this section 10, subsection 26, AAA, और इसके अंदर सिक्किम के लोगों को जो एग्जम्पशन मिलना चाहिए था, जो उनका हक बनता था, वह एग्जम्पशन दे दिया। लेकिन एग्जम्पशन जो है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड सा एग्जम्पशन है। इस सेक्शन में चिदम्बरम साहब ने ये कहा कि जो सिक्किम के लोग हैं उनके सिर्फ 2 इनकम को हम लोग एग्जाम करेंगे, दैट्स इट। 2 कंडीशंस पे जो भी इनकम होगी उसको एग्जाम कर देंगे। 2 कंडीशंस। कौन सी 2 कंडीशन है? पहला, सिक्किम के लोग सिक्किम के अंदर जो भी कमाएंगे वो सब कुछ एग्जाम्प्ट है। सिक्किम के लोग सिक्किम के अंदर जो भी कमाएंगे वो सब एग्जाम्प्ट है। तो चाहे सैलरी हो, चाहे हाउस प्रॉपर्टी हो, चाहे बिजनेस एंड प्रोफेशन हो, चाहे वो कैपिटल गेन्स हो, चाहे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो, सिक्किम के अंदर जो भी इनकम कमाई जाएगी सिक्किम के लोगों के द्वारा वो सब कुछ एग्जाम्प्ट रहेगी, टैक्सेबल नहीं होगा। दूसरी कौन सी इनकम है? इन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी अगर आप सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट कमा रहे हो या सिक्योरिटी से डिविडेंड कमा रहे हो, शेयर्स के ऊपर डिविडेंड और बाकी सिक्योरिटीज के ऊपर इंटरेस्ट कमा रहे हो पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी, तो उसको भी एग्जाम्प्ट रखेंगे, उसके ऊपर भी टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। तो ये चिदम्बरम साहब ने सेक्शन 10 सब सेक्शन 26 AAA बना के एग्जाम्पशन दे दिया। चलो फेयर इनफ। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, अगर आपने मेरी पिछले 6-8 मिनट की बात को ध्यान से सुना तो मैं बार बार क्या कह रहा हूँ, सिक्किम के लोग। नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई कि सिक्किम के लोग कौन है? ये जो सिक्किम के लोग हैं, द पीपल ऑफ सिक्किम, द पीपल हु आर ऑफ सिक्किमीज ओरिजिन, इसको लेके बड़ा मतभेद था, डिस्प्यूट था कि किसको हम लोग बोलेंगे कि सिक्किम के लोग हैं। तो इस बार जो अमेंडमेंट आया है वो इस बात को लेके आया है कि हाउ टू आइडेंटिफाई दैट हु इज अ पर्सन ऑफ सिक्किमीज ओरिजिन। तो इनकम जो एग्जेम्प्ट है वो तो पहले भी वही थी कि ऑल इनकम्स विद इन सिक्किम आर एग्जेम्प्ट एंड एनी इनकम ऑफ इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज एंड डिविडेंड वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा। ये पहले भी था, आज भी ये है। लेकिन पहले सिक्किमीज ओरिजिन के जो लोग हैं उनकी परिभाषा अलग थी, आज सिक्किमीज ओरिजिन के जो लोग हैं उनकी परिभाषा अलग है। बस वो परिभाषा में ही अमेंडमेंट है, बदलाव है। लेकिन क्या ये परिभाषा, क्या ये अमेंडमेंट हम लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से?
मैं तो बोलूँगा कि नहीं यार, हमें कोई बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बट देन यू नेवर नो, सी इंस्टीट्यूट का मूड का कुछ नहीं पता होता कि इनका मूड कहाँ चल जाए, इनका दिमाग कहाँ चल जाए। इस वजह से मैं थोड़ा सा ये एडवाइस करूँगा कि भाई जब इतना कुछ कर ही रहे हो तो ये भी कर लो, कोई बात नहीं। तो सिक्किमीज ओरिजिन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख के दिया है, इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज अ सिक्किमीज, सिक्किमीज जो है, जो सिक्किम का रहने वाला है, हाउ टू आइडेंटिफाई कि सिक्किम का रहने वाला कौन है, सिक्किमीज कौन है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसका इन्होंने तरीका दिया है जो कि अमेंडमेंट है। इन केस ऑफ इंडिविजुअल हु इज ऑफ सिक्किमीज ओरिजिन, एनी इनकम विच एक्रू एंड अराइज फ्रॉम एनी सोर्स विद इन द स्टेट ऑफ सिक्किम वो एग्जेम्प्ट रहेगा, एंड एनी इनकम ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज फ्रॉम एनीवेयर वो भी फुली एग्जेम्प्ट रहेगा, उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। तो यहाँ तक तो कोई अमेंडमेंट नहीं है, यहाँ तक तो पहले भी यही था, अब भी यही है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि सिक्किमीज को कैसे हम लोग समझे, कौन है सिक्किमीज ओरिजिन का व्यक्ति। आइए जरा इसको समझते हैं कि कौन है सिक्किमीज ओरिजिन का व्यक्ति। फॉर एन इंडिविजुअल, सिक्किमीज ओरिजिन किसको बोलेंगे, सिक्किमीज वो कौन होगा, ऐसा कोई भी इंडिविजुअल जिसका नाम सिक्किमीज के रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्ड हो चुका था, वो रिकॉर्ड्स जो कि सिक्किम के जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो लोग इसको रिकॉर्ड्स में उन्होंने नाम लिखा हुआ था सिक्किमीज रूल्स के हिसाब से और सब कुछ, बिफोर 26 अप्रैल 1975। तो जो 1975, 74, 75 की जो मैं बात बता रहा हूँ, जब सिक्किम इंडिया का पार्ट बना था, 74, 75 में सिक्किम बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया, रेफरेंडम हुआ वहाँ पे। तो रेफरेंडम से पहले सिक्किम का जो राजा था, राजघराना था, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने अपने लोगों का कुछ तो रिकॉर्ड बनाया होगा, उनके सिटीजन्स कौन कौन है उनका कोई तो रिकॉर्ड बना होगा। तो उस पुराने सिक्किम के रिकॉर्ड्स के हिसाब से जो व्यक्ति सिक्किम का मेंबर है उसको हम लोग सिक्किमीज बोलेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर पुराने रिकॉर्ड्स अवेलेबल ना हो या पुराने रिकॉर्ड्स में नाम ही ना लिखा हो, फिर क्या करें, ऐसे भी तो पॉसिबल है। आज के ज़माने में तो चलो सबके आधार हैं, सबके पैन हैं, सब कुछ है, लेकिन उस ज़माने में 70s में 60s में ऐसा कहाँ था। तो फिर ऐसे लोगों को भी कवर करना चाहिए। अब देखो इन्होंने क्या किया, ये कहते हैं कोई ऐसा इंडिविजुअल whose name is included in the register of Sikkimese subject orders due to the orders of the government of Indian orders। तो भाई अगर सिक्किम इंडिया का पार्ट बन गया, उसके बाद अगर किसी को सिक्किमीज कहा गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रिकॉर्ड्स बने उसके अंदर अगर किसी का नाम लिखा गया कि वो सिक्किम है, सिक्किमीज है, तो उसको भी एग्जम्पशन मिल जाएगा। साथ साथ में एनी अदर इंडिविजुअल, कोई भी और दूसरा व्यक्ति whose name does not appear in the register of Sikkim, जिसका सिक्किम के रिकॉर्ड्स में कोई नाम नहीं है, but it is established beyond the doubt that the name of such individual's father or husband or paternal grandfather, paternal का मतलब है जो फादर के साइड के हैं, फादर के साइड के जो ग्रैंडफादर हैं और जो मतलब दादा हैं, उनके बारे में बात करें, या ब्रदर फ्रॉम द सेम फादर हैज बीन रिकॉर्डेड इन दैट रजिस्टर। तो अगर किसी इंडिविजुअल का नाम सिक्किम के रिकॉर्ड्स में नहीं है या सिक्किम इंडिया का पार्ट बन गया, उसके बाद हिंदुस्तान में इंडिया वालों ने, भारत वालों ने जो रिकॉर्ड्स बनाए उसके अंदर भी उसका नाम नहीं है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को भी सिक्किमीज कहेंगे। अगर शर्त यह है कि अगर उसके फादर का नाम या उसके हस्बैंड का नाम या उसके दादा का नाम या फिर उसके फादर से, उसके जो फादर है से कोई और बेटा हुआ है, दैट मीन्स उसका भाई जो है, अगर उसका नाम सिक्किम के रिकॉर्ड्स में है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड्स में है, तो हम उस व्यक्ति को भी फिर आगे मान लेंगे कि वो सिक्किम ओरिजिन का है। इसके अलावा कोई और इंडिविजुअल, एनी अदर इंडिविजुअल whose name does not appear in the register of the Sikkim subject, but it is established that such individual was domiciled in Sikkim before 26 अप्रैल 1975। कोई ऐसे व्यक्ति जिसका नाम नहीं है सिक्किम के रिकॉर्ड्स में, लेकिन उसका जो डोमिसाइल है, डोमिसाइल का मतलब होता है अ प्लेस ऑफ परमानेंट स्टे। ये बियॉन्ड डाउट हम लोग ये इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि हाँ ये तो हमेशा वहाँ पे रहता था। मे बी प्रॉपर्टी के पेपर उसके नाम पे हो,
उसके पेरेंट्स के नाम पे हो, कोई और ऐसा रिकॉर्ड हो जिसकी वजह से वो ये प्रूव कर सके कि वो सिक्किम में रहता था, वो डोमिसाइल था सिक्किम का, ही हैड अ परमानेंट प्लेस ऑफ स्टे इन सिक्किम, तो ऐसे व्यक्ति को भी सिक्किमिस ओरिजिन का मानेंगे। एनी अदर इंडिविजुअल, इनके अलावा कोई और इंडिविजुअल अगर है who was not domiciled in सिक्किम, जो कि सिक्किम का रहने वाला नहीं था बिफोर 26 अप्रैल 1975, but it is established beyond the doubt that such individual's father or husband or paternal grandfather, that is dada, or brother from the same father was domiciled in Sikkim before 26 अप्रैल 1975। 26 अप्रैल 1975 वो डेट था जब सिक्किम इंडिया का पार्ट बना, रेफरेंडम हुआ था 74 में, उसके बाद सिक्किम बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया ऑन दिस डेट। और ये ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली यहाँ पे सिक्किमिस्ट कौन है उसको, उसकी डेफिनेशन को, उसके स्कोप को यहाँ पे एक्सपैंड किया गया है। और यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा, सरकार ने यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन भी दे दिया कि ये जो सिक्किम की हम लोग परिभाषा यहाँ पे दे रहे हैं, सिक्किमिस्ट कौन है, ये जो परिभाषा हम लोग सिक्किमिस्ट की यहाँ पे दे रहे हैं, वो परिभाषा सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट के लिए है। इनकम टैक्स एक्ट के अलावा किसी और पर्पस के लिए इस परिभाषा को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। किसी भी और पर्पस के लिए इस परिभाषा को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट ने साफ साफ ये बात लिख दी है, द टर्म सिक्किम इज एज डिफाइंड अबव इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एंड इज नॉट फॉर एनी अदर पर्पस। किसी और पर्पस के लिए डेफिनेशन को हमने इस्तेमाल नहीं करना है। तो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं आपको जो चेंज हुआ है वो करवा दूं। मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, मैंने वो चेंज करवा दिया, लेकिन आपको ये याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, जहाँ पे मैंने आपको कहा कि भाई हमारी निर्मला सीतारमन, निर्मला ताई का बड़ा बड़ा थैंकफुल कि उन्होंने क्लबिंग ऑफ इनकम में कोई अमेंडमेंट नहीं किया, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस में कोई अमेंडमेंट नहीं किया, लेकिन डिडक्शंस के चैप्टर में अमेंडमेंट है। डिडक्शंस में काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हैं, मैं आपके साथ वो डिस्कस कर रहा हूँ। एक काम कीजिएगा, जो स्टूडेंट्स मेरे से आज पहली क्लास से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के पास शायद जो नोट्स होंगे उसके अंदर ये अग्निवीर स्कीम नहीं होगी। तो आप एक बार दोबारा से, सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार आप दोबारा से मेरे को M24 कोड मेरे मोबाइल पे भेज देना, व्हाट्सअप कर देना। आप मेरे को दोबारा से व्हाट्सअप कर देना ऑन 8010921000, तो आपके पास ये वाले नोट्स आ जाएंगे। मैंने अग्निवीर स्कीम बाद में इसके अंदर ऐड करा है, समहाउ मैं मिस कर गया था। हालांकि मैंने अपनी किताब के अंदर अग्निवीर स्कीम दी हुई है और जो क्लास नोट्स है उसके अंदर भी दिया हुआ है ये सारा कंसेप्ट, लेकिन जो अमेंडमेंट के नोट्स बनाए थे उस समय स्किप हो गया था मेरे से, तो मैंने बाद में ये अग्निवीर स्कीम ऐड कर दिया है नोट्स के अंदर। तो आप आपके नोट्स में ये अग्निवीर स्कीम अगर नहीं है तो मेरे को दोबारा से एक बार M24 लिख के भेज देना, आपके पास ये वाले नोट्स पहुंच जाएंगे। चलिए तो आते हैं डिडक्शंस पे। डिडक्शंस में क्या अमेंडमेंट है देखिए, डिडक्शंस में जब हम लोग NTR की बात करते हैं, दैट इज न्यू टैक्स रिजीम के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो ये बात हम सबको अच्छे से पता है कि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर इनकम टैक्स के सैलरी के चैप्टर के बहुत सारे एग्जेम्पशंस को हटा दिया गया, किसी प्रकार का कोई एग्जेम्पशन अलाउ नहीं किया गया। साथ साथ में जो डिडक्शंस का चैप्टर है, 80C से 80U वाला जो चैप्टर है, उसके जो डिडक्शंस मिलते हैं वो डिडक्शन भी अलाउ नहीं करे गए हैं। हाँ, कुछ गिने चुने 2-4 हैं जिनको अलाउ करा गया है। कौन कौन से ऐसे हैं जिनको अलाउ करा गया है कि अगर कोई व्यक्ति NTR न्यू टैक्स रिजीम फॉलो कर रहा है लेकिन उसको फिर भी डिडक्शन मिलेगा, कौन कौन से ऐसे केसेस हैं? पहला 80CCD सबसेक्शन 2। 80CCD आपको याद है NPS का सेक्शन है, तो जो भी पैसा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स नेशनल पेंशन फंड NPS, उसका डिडक्शन मिलेगा, उसका डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि वो पैसा एम्प्लॉयर का पैसा ग्रॉस सैलरी में ऐड हो जाता है, तो वो ही पैसा नीचे हम लोग लेस कर देंगे, इवन अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन NTR न्यू टैक्स रिजीम फॉलो कर रहा है तो। इसी प्रकार से 80CCH नया सेक्शन आया है, इसके अंदर भी जो पैसा कंट्रीब्यूशन का है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है टुवर्ड्स अग्निपथ स्कीम।
अभी अग्निपथ स्कीम क्या है मैंने अभी आपको बताना है। वेट कीजिएगा और 5 मिनट वेट कीजिएगा, मैं अग्निपथ स्कीम आपके साथ स्टार्ट कर दूंगा। तो अग्निवीर स्कीम कह लीजिए या अग्निपथ स्कीम कह लीजिए, कुछ भी आप कह लीजिए। तो अग्निपथ स्कीम में जो कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का है उसका भी डिडक्शन 80 CC H के हिसाब से मिलेगा अगर कोई व्यक्ति न्यू टैक्स रिजीम NTR फॉलो कर रहा है तो। साथ साथ में ध्यान रखिएगा 80 JJAA का जो एडिशनल एम्प्लॉई रखने का जो सैलरी है, वो सैलरी का जो 30% डिडक्शन मिलता है वो भी मिलता रहेगा। और साथ में 80 LA जो कि ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स एंड IFCs के लिए है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो हम इसको ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए यहाँ से आगे चले जाएंगे। तो सिर्फ ये 4 सेक्शंस हैं जिनकी वजह से NTR में भी डिडक्शन मिल जाता है, लेकिन इनके अलावा कोई और डिडक्शन नहीं मिलता। मेरे को लगता है कि मिलना चाहिए। एक तो ख़ास तौर पे मेडिकल इंश्योरेंस का डिडक्शन ज़रूर मिलना चाहिए, 80D वाला। उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसे थोड़ा सा रिवाइंड करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ में 80U जो कि फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप्ड लोगों का है वो ज़रूर मिलना चाहिए। 80DDB जो जहाँ पे स्पेसिफिक डिजीज़ वाला है वो भी ज़रूर मिलना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे हैं जहाँ पे सोशल सिक्योरिटीज़ हैं, ये जो सोशल बेनिफिट्स हैं। तो सोशल बेनिफिट्स वाले डिडक्शन तो ज़रूर मिलने चाहिए, लेकिन हमारी सरकार ने वो अलाउ नहीं करा है। चलो कोई बात नहीं, जो भी है। इसके साथ साथ में इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग डिडक्शंस की बात करते हैं और न्यू टैक्स रिजीम में तो डिडक्शन मिलेगा नहीं, ओल्ड टैक्स रिजीम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम में जो डिडक्शंस हैं वो डिडक्शंस सारे मिल जाएंगे, लेकिन डिडक्शंस का अमाउंट स्पेशल इनकम में से लेस करना अलाउ नहीं किया जाता है। और स्पेशल इनकम कौन कौन सी हैं जहाँ से लेस करना अलाउ नहीं किया जाता है? स्पेशल इनकम है कैपिटल गेंस, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस है, सेक्शन 112 में 20% के हिसाब से टैक्सेबल होता है वो वाला। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस है सेक्शन 112A वाला, जिसपे हम लोग 1 लाख का एग्जम्पशन देके 10% का टैक्स लगा देते हैं। 111A जिसपे 15% है। 115BB जो कैजुअल इनकम्स का है, लॉटरी वगैरह जैसे 30% का है। किसी भी प्रकार की ऑनलाइन विनिंग्स मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। 115BBJ नाम का नया सेक्शन आया है, डिस्कस कर दिया मैंने आपके साथ। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की जो इनकम है और साथ साथ में जो स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट हैं अंडर सेक्शन 35AD, इन सभी सेक्शंस में से डिडक्शंस लेस करना अलाउ नहीं किया जाता है। तो ये जो पूरी लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर इस बार नया पॉइंट ऐड हो गया, दैट इज ऑनलाइन विनिंग्स। जो ऑनलाइन विनिंग्स हैं उनमें से डिडक्शन नहीं दिया जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब जो डिडक्शंस हैं उसमें पहला सेक्शन जहां पे अमेंडमेंट है वो है 80G। 80G में क्या अमेंडमेंट है, 80G में क्या बदलाव हुआ, क्या चेंज हुआ? 80G में क्या बदलाव है, क्या चेंज है, वो ये है आपको याद है हम लोग 80G जब करते हैं तो हम लोगों ने जहाँ पे पैसा दान किया जाता है, जिस संस्था को, जिस ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दान किया जाता है, उस संस्था को हम लोगों ने अलग अलग 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा था। कैटेगरी A जहाँ पे 100% डिडक्शन मिलता है, कैटेगरी B जहाँ पे 50% का डिडक्शन मिलता है, कैटेगरी C जहाँ पे 100% का डिडक्शन मिलता है विद इन अ पर्टिकुलर लिमिट, और कैटेगरी D जहाँ पे 50% का डिडक्शन मिलता है बट विद इन अ लिमिट। तो वो जो 4 कैटेगरीज बनाई थी, उन 4 कैटेगरीज में बदलाव है। उनमें से भी 4 में बदलाव नहीं है, सिर्फ B कैटेगरी में बदलाव है। B कैटेगरी कौन सी है? डोनेशन, जहाँ पे आपको 50% का डिडक्शन मिलता है। यू गेट द डिडक्शन ऑफ 50%, यू गेट द डिडक्शन ऑफ 50% विदाउट एनी लिमिट। किसी भी कोई लिमिट अप्लाई नहीं होती और बिना लिमिट के 50% का डिडक्शन मिलता है। वहाँ पे आपको याद है 4 पॉइंट्स हुआ करते थे, और मैं आपको हमेशा याद ऐसे करवाता था कि इन 4 पॉइंट्स के अंदर 3 ग्रेट पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हैं इंडिया की, जो एक ही फैमिली से हैं, एक ही पॉलिटिकल पार्टी से हैं, तीनों हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और तीनों की डेथ हो चुकी है। और इन तीनों के नाम मैंने आपको इस तरीके से याद करवाए थे। 3 कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, इनकी बेटी इंदिरा गांधी, इनका बेटा राजीव गांधी। ठीक हो गया, ऐसे याद किया था। फिर मैंने आपको ये कहा था कि इन तीनों की डेथ के बाद इनके नाम की ट्रस्ट बनाई गई।
तो जो ट्रस्ट बनी है, अगर आप उस ट्रस्ट में पैसा दान करते हैं तो जितना पैसा दान करोगे उसका 50% डिडक्शन मिल जाएगा। वट एवर यू आर अमाउंट डोनेटिंग, उसका 50% डिडक्शन आ जाता है। लेकिन हुआ ऐसा कि रिसेंट पास्ट में पिछले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में ये जो 3 ट्रस्ट थी, इसके अंदर जो डोनेशंस आ रही थी वो कुछ ऐसी जगहों से आ रही थी जिसके ऊपर सरकार को जिसे कहते हैं कि ऑब्जेक्शन था। कुछ चाइनीज़ कंपनीज थी जो कि इन ऑर्गेनाइजेशंस में, या मैं ऐसे बोल दूं कि इन संस्थाओं को डोनेशंस दे रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि जो वो डोनेशंस का काम हो रहा है वो बेसिकली ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने का एक तरीके से काम हो रहा है। तो हमारी भारत सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इन तीनों ट्रस्ट का जो एफिलिएशन है 80G का, वो ख़त्म कर दिया। तो अब ये पोजीशन है कि अगर आप राजीव गांधी मेमोरियल, राजीव गांधी फाउंडेशन, या फिर जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, या फिर इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, या फिर राजीव गांधी फाउंडेशन में अगर आप पैसा दान करते हैं तो आपको 80G का डिडक्शन नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन जो एक कैटेगरी हमारे पास है 50% वाली कैटेगरी, वो है प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। ये भी आपको याद है, मैंने आपको सिखाया था, याद करने का तरीका बताया था कि जो राजीव गांधी हैं उनकी डेथ हुई, और राजीव गांधी की डेथ के बाद गांधी परिवार में से कोई भी व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाया। तो हमने याद किया था कि गांधी परिवार के अंदर प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट का सूखा पड़ गया, ऐसे याद किया था मैंने आपको, ऐसे याद करवाया था। सो इट वॉज प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड। तो वो जो ड्रॉट रिलीफ फंड है, सिर्फ वही एक फंड अभी बचा हुआ है जिसमें 50% का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन बाकी की जो 3 हैं, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी जी, सब गए, सबको हटा दिया। अब उनको डिडक्शन या उनकी ट्रस्ट को पैसा दिया हुआ डिडक्शन नहीं मिलेगा। देन जो हमारे पास बाकी है 80G, उसमें कोई बदलाव नहीं है, बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहेगा, वो ध्यान रखिएगा। और अब आ गई सबसे बड़ा अमेंडमेंट, अग्निवीर स्कीम। अग्निवीर स्कीम क्या है? अग्निवीर स्कीम क्या है? पहले वो पूरी स्कीम हमें समझनी होगी। जब तक हम ये पूरी स्कीम नहीं समझेंगे तब तक हमें ये नहीं समझ आएगा कि जो अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट क्या है। अग्निवीर स्कीम को समझाता हूँ मैं। देखिए, हमारे देश में जो डिफेंस फोर्सेस हैं, डिफेंस फोर्सेस हैं 3, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, 3 डिफेंस फोर्सेस हैं। ये जितने भी डिफेंस फोर्सेस हैं, इन डिफेंस फोर्सेस में जो लोग काम करते हैं, आप उनको लार्जली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दीजिए। एक कैटेगरी है जिसको हम लोग बोलते हैं कमीशन्ड ऑफिसर्स, और दूसरी हमारे पास है जो नॉन कमीशन्ड सोल्जर्स वगैरह है, उनकी बारे में बात करें। मैं कमीशन ऑफिसर्स की बात करता हूं और मैं आर्मी की बात कर रहा हूं। मैं इस समय एयरफोर्स और नेवी की बात नहीं कर रहा, मेरे को उसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। थोड़ी सी नॉलेज आर्मी से रिलेटेड है, तो मैं आर्मी की बात करता हूँ बात को समझाने के लिए। आर्मी के अंदर जो अगर आपने हम लोगों ने अगर आर्मी के अंदर जाना है तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम ऑफिसर बने, वहाँ पे अफसर बने। तो अफसर बनने के लिए हमें क्या करना होगा? अफसर बनने के लिए ये पोजीशन है कि पहला 12th के बाद, 12वीं के बाद एग्ज़ाम होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA। आप वो एग्ज़ाम पास करिए और उसके बाद फिर आपका NDA में दाखिला हो जाता है। कुछ और उनके मेडिकल टेस्ट वगैरह भी होते हैं और कुछ और टेस्ट भी हैं। तो NDA में आपका दाखिला हो जाता है, और NDA जो है वो है देहरादून में। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी में आपका दाखिला हो जाता है, और वो 12वीं के बाद NDA का एग्ज़ाम देना है। और कुछ और उनके इंटरव्यूज़ होते हैं, SSB होता है, और SSB के बाद SSB का फुल फॉर्म है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो काइंड ऑफ एन इंटरव्यू कह लीजिए आप, जहाँ पे आपकी पूरी पर्सनालिटी की जजमेंट होती है, आपकी ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, आपका लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल कैसा है उसकी बात होती है, आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ है नहीं है उसकी टेस्टिंग होती है। और फिर अगर आप SSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भी अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर बाद में आपका मेडिकल होता है, और मेडिकल के अंदर आपके पूरे शरीर के अंदर कोई बीमारी तो नहीं है, एंड सो ऑन, वो सब कुछ।
तो अगर आपने रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, एसएसबी क्वालिफाई कर लिया और उसके बाद अगर आपने मेडिकल क्वालिफाई कर लिया, तब आप एनडीए में कैडेट बन जाते हैं और आपकी एनडीए में 2 साल की ट्रेनिंग होती है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 2 साल की ट्रेनिंग होती है देहरादून में। जब आप वो देहरादून की ट्रेनिंग क्वालिफाई कर लेते हैं तब आप बन जाते हैं ऑफिसर। एंड बीइंग एन ऑफिसर जो सबसे पहला आपको रैंक मिलता है वो सबसे पहला रैंक होता है लेफ्टिनेंट। पहले किसी ज़माने में सेकंड लेफ्टिनेंट होता था, लेकिन अब है लेफ्टिनेंट। द फर्स्ट रैंक इज लेफ्टिनेंट। आप 3 साल लेफ्टिनेंट के तौर पे काम करते हैं और ऑटोमेटिकली आपकी प्रमोशन हो जाती है एज ए कैप्टन, और कैप्टन के बाद शायद 5 साल या 7 साल का आप काम करते हैं तो आप बन जाते हैं मेजर, और मेजर के बाद फिर आगे जाते हैं तो लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद कर्नल एंड सो ऑन। फिर आप कर्नल के बाद ब्रिगेडियर, और ब्रिगेडियर के बाद फिर वो जो है वो मेजर जनरल आ जाता है, फिर लेफ्टिनेंट जनरल आ जाता है, फिर जनरल आ जाता है एंड सो ऑन। वो पूरे आपका रैंक इस तरह चलता है। ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ, आगे जाके आपको ये बात समझ आएगी। ये जो प्रोसीजर था एनडीए वाला, ये तो तब था जब आप 12वीं के बाद जा रहे हैं, लेकिन लेटर से आप 12th तो दे चुके हैं, अब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन के बाद भी आप आर्मी में ऑफिसर लेवल पर जा सकते हैं। जब आप ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन का। शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए आप अगेन जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है एसएससी इसको हम लोग बोलते हैं, आपको रिटन टेस्ट देना है। वंस यू क्वालिफाई योर रिटन टेस्ट, उसके बाद आपका एसएसबी होगा, जैसे मैंने अभी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बताया, आपकी पूरी पर्सनालिटी की टेस्टिंग होगी, आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ है नहीं है उसकी टेस्टिंग होगी एंड सो ऑन। जब आप एसएसबी में क्वालिफाई कर जाते हैं फिर आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तब आपकी ट्रेनिंग होगी, और ये ट्रेनिंग मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट मिस्टेकन तो 9 महीने की ट्रेनिंग है, एंड दैट इज इन चेन्नई मद्रास ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA। अगेन जब आप वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो अगेन आपको रैंक मिलता है लेफ्टिनेंट का। एनडीए और OTA दोनों में आपको जो रैंक मिलता है, पहला रैंक मिलता है, वो लेफ्टिनेंट का ही मिलता है। एनडीए 12th के बाद होता है, और जो OTA है वो आप ग्रेजुएशन के बाद करते हैं। दोनों में एक और बहुत बड़ा अंतर है। एनडीए से अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको कम से कम 22 ईयर्स, मैं अगर कुछ गलत बोल दूं तो मेरे को बता देना सर आपने यहाँ पे गलत बोल दिया, कम से कम 22 साल आपको आर्मी में नौकरी करना ज़रूरी है, 22 ईयर्स। लेकिन अगर आप OTA में जाते हैं, OTA से क्वालिफाई होते हैं एज ए लेफ्टिनेंट, तो वहाँ पे आपको कम से कम 5 साल नौकरी करनी है। 5 साल के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि अगर आप आर्मी छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो एनडीए का प्रोसीजर, OTA का प्रोसीजर मैंने बता दिया, लेकिन ध्यान रखिएगा ये दोनों प्रोसीजर किसके हैं? ऑफिसर्स के। ऑफिसर्स में सबसे पहला रैंक, सबसे छोटा रैंक लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, फिर मेजर, और उसके बाद सारी रैंक्स आ जाते हैं। ये तो ऑफिसर लेवल का है। ऑफिसर लेवल पे अग्निपथ स्कीम नहीं है, तो फिर अग्निपथ स्कीम जो अग्निवीर है, अग्निपथ स्कीम है, वो किसके लिए है भाई? अगर सारे ही ऑफिसर बन जाएंगे तो फिर उनकी बात कौन मानेगा? मैं भी ऑफिसर, आप भी ऑफिसर, तो आप मेरी बात नहीं मानोगे, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। तो ऑफिसर तो लीड करता है, और ऑफिसर के नीचे जवान या सोल्जर्स होते हैं। जैसे आपने कभी चेस खेला हो या चेस देखा हो, अगर आपने तो देखा होगा आपने कि राजा रानी, ऊंट, घोड़ा, हाथी की लेयर होती है, और उनके आगे पॉन्स या फिर जो सोल्जर्स हैं, पैदे हैं, उनकी लाइन होती है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आप समझिए कि ऑफिसर लेवल के लिए OTA और NDA, लेकिन अगर आप ऑफिसर लेवल पे नहीं जा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति अगर ऑफिसर लेवल पे नहीं जा रहा है और वो सोल्जर लेवल पे जा रहा है, जवान जिसको हम लोग बोलते हैं, सोल्जर लेवल पे जा रहे हैं, तो सोल्जर लेवल पे जो लोग रिक्रूट होंगे, एम्प्लॉय किए जाएंगे, उनके लिए स्कीम आई अग्निपथ स्कीम। और अग्निपथ स्कीम की वजह से जो आर्मी में जाएंगे इंडिविजुअल्स, उन इंडिविजुअल्स को कहा गया अग्निवीर। अग्निवीर भी एक रैंक है, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे लेफ्टिनेंट एक रैंक है, कैप्टन एक रैंक है, मेजर एक रैंक है, उसी प्रकार से अग्निवीर भी एक नई रैंक बनाई गई।
अब ये जो सोल्जर्स हैं अग्निवीर, इनकी ट्रेनिंग होगी, मेरे ख्याल से इनका रिटर्न नहीं होता है। इफ आई एम अगेन डू करेक्ट मी इफ आई गो रॉन्ग समवेयर, जो अग्निवीर हैं इनका कोई रिटर्न टेस्ट मेरे ख्याल से नहीं होता है, इनका सीधा फिजिकल होगा और फिजिकल के बाद कुछ मेडिकल टेस्ट इनके होते हैं। जब ये फिजिकल और मेडिकल दोनों क्वालिफाई कर जाते हैं तो इनको चूज़ कर लिया जाता है ट्रेनिंग के लिए, और इनको बहुत छोटी, बहुत लिमिटेड ट्रेनिंग दी जाती है, एंड देन दे आर सेंट इन द आर्मी। ये जो अग्निवीर हैं, जो अग्निपथ स्कीम के थ्रू आए हैं, ये अग्निवीर को 4 साल के लिए नौकरी पे रखा जाएगा। 4 साल के। अच्छा, एक इसमें ये भी मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ कि ये जो अग्निपथ स्कीम है ये तीनों फोर्सेस के लिए है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों के लिए। तो अग्निवीर आर्मी में भी हो सकता है, अग्निवीर जो है वो नेवी में भी हो सकता है, और अग्निवीर जो है वो एयरफोर्स में भी हो सकता है, तीनों में हो सकते हैं। तो ये जो स्कीम है, इस स्कीम के हिसाब से क्या होगा, जो अग्निवीर है उसको 4 साल के लिए नौकरी में रखा जाएगा, और 4 साल जब उसके पूरे हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, तब सरकार एक बार को तो सारे अग्निवीर को, जो भी 4 साल जिनके कंप्लीट हो रहे हैं, सबको एक बार को नमस्ते कर देंगे, छुट्टी कर देंगे, ओके जी, राम राम, बाय बाय, थैंक यू सो मच, आपने 4 साल हमारे लिए काम किया। लेकिन जो अग्निवीर को एक बार छोड़ दिया गया, उनमें से सिर्फ 25%, मैं गलत तो नहीं कह रहा, 25 ही है ना, सिर्फ 25%, हाँ 25, सिर्फ 25% लोग ऐसे होंगे जिनको आर्मी वाले दोबारा से नौकरी पे रख लेंगे। ध्यान रखिएगा। तो वो 25% कौन होंगे, मान लीजिए 1 लाख अग्निवीर हैं, तो उन 1 लाख अग्निवीर के जब 4 साल पूरे होंगे तो सारे के सारे 1 लाख को एक बार के लिए तो नमस्ते कर दे रहेगा, ओके टाटा बाय बाय सी यू। 4 साल पूरे हो गए, टाटा बाय बाय गुड बाय सी यू। उसके बाद जो उनमें से 1 लाख में से जो बेस्ट 25,000 होंगे, उन 25,000 को दोबारा से नौकरी पे रख लिया जाएगा, और ऑप्शन है कि भाई करना चाहो तो कर लेना, ना करना तो कोई बात नहीं। तो 25% पर्सनल जो अग्निवीर हैं उनको दोबारा से नौकरी पे रख लिया जाएगा, और अब ये लाइफ टाइम के लिए आर्मी के साथ जुड़े रहेंगे, लाइफ टाइम। रिटायरमेंट 60 साल की उम्र में होती है, तो 60 साल तक ये जो है जुड़े रहेंगे आर्मी के साथ। तो ये बेसिकली स्कीम है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर कौन बेवकूफ़ है जो सिर्फ 4 साल के लिए जाएगा। अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि इन 4 सालों में उनको फाइनेंशियल बेनिफिट क्या मिल रहा है। जो फाइनेंशियल बेनिफिट आपको दिखाई देगा उससे आपको समझ आएगा कि यार इस स्कीम में तो बहुत ही बेनिफिट है, और बहुत सारे लोग इस स्कीम में अपने आप को एनरोल करवाना चाहेंगे। अब आप देखिए, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अगर ये स्कीम इतनी ही अच्छी है, इतनी ही बेनिफिशियल है, तो जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी तब इतना शोर शराबा क्यों मचा था, इतना प्रोटेस्ट क्यों हुआ था। देखो, वो तो एक ह्यूमन नेचर है, कभी भी किसी भी तरह का कोई बदलाव होता है, छोटा सा भी बदलाव होगा, छोटा सा भी चेंज होगा, तो वी आर ऑलवेज रेजिस्टेंट टू दैट चेंज। किसी भी तरह का कोई भी बदलाव है तो हम लोग उसको बदलाव को रोकते हैं, रेजिस्ट करते हैं। हम कभी भी बदलाव को खुले हाथ से एक्सेप्ट नहीं करते, उसका रेजिस्टेंस आता है। तो बस वो रेजिस्टेंस था, और मेरे को तो आज तक नहीं समझ आया कि वो रेजिस्टेंस भी क्यों था। चलिए अब जरा इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत सारी बातें आपको बता दी हैं, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स क्या हैं वो आपको बताऊंगा, एंड हैरान रहोगे जान के जो फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स हैं उसके अंदर एक मेजर पार्ट एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा। और ज़रा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अग्निवीर स्कीम या अग्निपथ स्कीम कह लीजिए, अग्निवीर स्कीम कह लीजिए, एक ही बात है। इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया अग्निवीर स्कीम का। अग्निवीर स्कीम का मैं आपको एक पूरा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से पढ़ेगा। द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ इम्प्लीमेंटेड द अग्निपथ स्कीम 2022। ये स्कीम तो सरकार की थी, सरकार का मतलब आजकल आप समझते हो एक बंदा है सिर्फ, वही सरकार है। तो उस एक बंदे की ये स्कीम थी, और वो उन्होंने फिर आर्मी के ऊपर डाल दिया, भाई आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। और आर्मी के कुछ जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके पॉडकास्ट वगैरह मैं सुनता हूँ, आप भी सुनेगा। एक पॉडकास्ट मैंने सुना था, राज शमानी के पॉडकास्ट में एक लेफ्टिनेंट जनरल आए हुए थे। उन्होंने कहा कि साहब हमें तो बताया ही नहीं गया था, हमसे तो पूछा ही नहीं गया स्कीम के बारे में, हमें तो सीधा ऑर्डर है कि स्कीम को आपने अप्लाई करना है, लागू करना है,
अनाउंसमेंट कर दीजिए। तो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया, 2022 की ये स्कीम है, और इसके अंदर अग्निवीर रिक्रूटमेंट रखे गए इनटू द इंडियन आर्म फोर्सेस। जब आर्म फोर्सेस की बात करें तो तीनों की बात हो रही है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। ये जो स्कीम है ये नवंबर 2022 से इम्प्लीमेंट हुई है। ऐसे लोग, ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे लड़के लड़कियां, दोनों लड़के भी लड़कियां भी, जिनकी उम्र 17 साल 6 महीने है लेकिन 21 साल से कम है। 17 साल 6 महीने से ज़्यादा, मतलब उसको राउंड ऑफ करके 18 मान लेते हैं ये एक तरह से। तो 17.5 साल की उम्र है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 21 साल की अगर किसी की उम्र है तो वो अप्लाई कर सकते हैं अग्निवीर स्कीम के लिए। अप्लाई कैसे करना है, न्यूज़पेपर में एड्स वगैरह आती हैं और उससे रिलेटेड आपको फिर अपने फिजिकल टेस्ट देने हैं, मेडिकल टेस्ट देने हैं, देन दैट इज़ दैट। ये जो अग्निपथ स्कीम है, ये जो स्कीम है इसमें सोल्जर्स रखे जाएंगे, ध्यान रखिएगा, सोल्जर्स बिलो द रैंक ऑफ कमीशन ऑफिसर्स। अब बात समझ आए ना, बिलो द रैंक ऑफ कमीशन ऑफिसर्स। कमीशन ऑफिसर्स कौन है? कमीशन ऑफिसर्स वो हैं जो एनडीए के ऑफिसर्स हैं या ओटीए के ऑफिसर्स हैं। एनडीए से क्वालिफाई हुए हैं या ओटीए से क्वालिफाई हुए हैं। एनडीए और ओटीए से क्वालिफाई होने वालों को सबसे पहला रैंक मिलता है लेफ्टिनेंट का, और ये ऑफिसर्स हैं, ये सोल्जर्स नहीं है। ऑफिसर के नीचे सोल्जर होता है, दैट मीन्स लेफ्टिनेंट से लोअर रैंक जो होगा वो लोअर रैंक वालों को अग्निवीर कहा जाएगा। और ये तीनों सर्विसेज के लिए हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए। अंडर दिस स्कीम ऑल रिक्रूट्स विल बी हैड ओनली फॉर 4 years। सारे लोगों को 4 साल की नौकरी पे रखा जाएगा, और जो भी लोग इन नौकरी पे रखे गए हैं इनको अग्निवीर का नाम दिया जाएगा, जो कि एक नया मिलिट्री रैंक होगा। जैसे ही 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे, सभी अग्निवीर को वापस से दोबारा से अप्लाई करने के लिए कहा जाएगा एज अ परमानेंट कार्डर। दैट मीन्स एक बार तो सबको नमस्ते कर दिया, सारे चले गए, अब उनको कहा भाई दोबारा से अप्लाई कर दो। अगर आपने परमानेंट नौकरी करनी है, 60 साल की उम्र तक नौकरी करनी है, तो दोबारा अप्लाई कर दो। और अब जितने अग्निवीर्स ने अप्लाई करा, 25% अग्निवीर्स को रिटेन कर लिया जाएगा। आउट ऑफ ऑल द एप्लीकेंट, जितने भी एप्लीकेंट आए हैं उन एप्लीकेंट में से 25% अग्निवीर को सिलेक्ट करके उनको आर्म फोर्सेस के अंदर एज रेगुलर कार्डर उनको एंगेज कर लिया जाएगा, और उनकी अब रिटायरमेंट 60 साल की उम्र में होगी। ठीक हो गया? तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, सर जो वापस आर्मी में ना जाना चाहे, या जो वापस जिसको आर्मी में जिसका सिलेक्शन नहीं होता, जो 75% की कैटेगरी में है, वो बेचारा क्या करेगा? क्या करेगा? सारी ज़िंदगी उसकी खुली हुई है। देखो बेनिफिट क्या है, मैक्सिमम 21 साल की उम्र तक ही आप अग्निवीर में जा सकते हैं, और जो अग्निवीर की उम्र में जाएगा वो यंग लड़का होगा, यंग लड़की होगी, 17, 18, 19 साल के होंगे। 17, 18, 19 साल, मान लीजिए कोई 18 साल है, 18 साल की उम्र में अग्निवीर बना, 4 साल का मतलब 22 साल, तो 22 साल पे उसके पास ऑप्शन आ गया कि आर्मी में कंटिन्यू करना है, नहीं करना तब भी, और अगर वो 75% कैटेगरी में तब भी 22 साल के बाद सारी ज़िंदगी उसके पास पड़ी है, वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकता है। लेकिन इन 4 सालों में जो आर्मी का डिसिप्लिन आ जाएगा, जो आर्मी से स्किल्स ये लोग सीख के आएंगे, उसकी वजह से इनकी बहुत अच्छी खासी डिमांड होगी एज अ स्किल्ड फोर्सेस, एज अ स्किल्ड वर्कर्स इन द इंडस्ट्री। आज स्किल्ड वर्कर्स की कमी है, डिसिप्लिन्ड वर्कर्स की कमी है, वो स्किल्ड और डिसिप्लिन वर्कर्स की कमी पूरी हो जाएगी। और उम्र ही कितनी है, मान लीजिए कोई मैक्सिमम 21 साल का भी है, तो 4 साल के बाद उम्र कितनी है? 25 साल। तो 25 साल के बाद तो सारी ज़िंदगी उसके पास पड़ी है, स्किल्ड वर्कर है, मेहनती है, आर्मी में रहा हुआ है, ट्रेनिंग करी हुई है, मेहनती है, उसको बहुत सारा काम मिल जाएगा। सो ये स्कीम है। अब ये जो स्कीम है, इसके अंदर जो व्यक्ति जा रहा है अग्निवीर स्कीम में, उसको क्या क्या रेम्यूनरेशन, क्या क्या बेनिफिट उसको मिलने वाला है, ध्यान से देखिएगा। जो भी अग्निवीर होगा, दैट मीन्स जो अग्निपथ स्कीम से सोल्जर बन रहा है, उसको हम लोग अग्निवीर कह रहे हैं। अग्निवीर को मंथली सैलरी मिलेगी, उसको अलाउंसेस मिलेंगे, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस मिलेगा, उसको यूनिफॉर्म अलाउंस मिलेगा, उसे राशन अलाउंस मिलेगा, और साथ साथ उसे ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा। ये सब कुछ वो होगा जो कि आर्म फोर्सेस को नॉर्मली मिलता है। और ध्यान रखिएगा,
ये जो अलाउंसेस है, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस है एग्जेम्प्ट है, यूनिफॉर्म अलाउंस एग्जेम्प्ट है, राशन अलाउंस भी काफ़ी हद तक एग्जेम्प्ट है, ट्रैवल अलाउंस एग्जेम्प्ट है। आर्म फोर्सेस वालों के लिए इसको एग्जेम्पशंस काफ़ी सारी दी गई है। अब मज़े की बात अब शुरू होती है। जैसे ही 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे उसके 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे, उसको एक लमसम पैसा दिया जाएगा जिसका नाम होगा सेवा निधि, सेवा निधि पैकेज। 4 साल के बाद लमसम पैसा उसको दिया जाएगा, दैट इज व्हाट यू कॉल एज सेवा निधि। अब ये सेवा निधि क्या है, कैसे कैलकुलेट होगा, बताता हूँ अभी मैं। ये जो सेवा निधि है, ये सेवा निधि में क्या क्या आएगा, मैं पहले वो आपको लिखवा के ही समझा देता हूँ। आप लोग याद करें, आप लोग याद करें, मैंने जब आपको एनपीएस का कंसेप्ट करवाया था और एनपीएस के बाद जब मैंने आपको प्रोविडेंट फंड का कंसेप्ट करवाया था, वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही डिस्कशन किया था जो अब मैं आपके साथ यहाँ पे कर रहा हूँ। इन्होंने कहा कि हम एक फंड बनाएंगे, एक कॉर्पस बनाएंगे, एक कॉर्पस फंड बनाएंगे जिसके अंदर अग्निवीर, जिसके अंदर अग्निवीर को कहा जाएगा कि आप अपनी सैलरी का 30% इसके अंदर कंट्रीब्यूट करिए। तो सैलरी कितनी होगी, मान लेते हैं 30,000 की सैलरी है पर मंथ, तो 30,000 का 30% हो गया 9,000। 9,000 पे ये इस कॉर्पस फंड में डाल दिया जाएगा और बराबर का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट भी डालेगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही आएगा, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कोई और एम्प्लॉयर नहीं आएगा, क्योंकि आर्मी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आर्मी कोई प्राइवेट आर्मी किसी की हो नहीं सकती, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी 9,000 पे डाल देगी। तो जितनी सैलरी है उसका 30% आपने इस फंड में डाल दिया, कॉर्पस फंड में डाल दिया। जितना अग्निवीर ने डाला उतना ही पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस फंड के अंदर डाल दिया, 9,000 पे उसने भी डाल दिया। तो अब टोटल 18,000 पे इस फंड के अंदर आ गया ऑन मंथली बेसिस। ये पैसा अल्टीमेटली सरकार के पास रहेगा और सरकार इसमें इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करेगी, साथ में आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा। ठीक हो गया। ये जो पैसा सरकार ने आपके फंड के अंदर डाला, कॉर्पस फंड में डाला, ये सैलरी का पार्ट मान लिया जाएगा। सैलरी मान ली जाएगी किसका, ऑफ अग्निवीर। तो अग्निवीर की टोटल सैलरी कितनी, अग्निवीर की टोटल सैलरी होगी 30,000 पे जो उसको मिल रहा है ये वाला, और इसके साथ साथ में 9,000 पे ये वाला। तो अग्निवीर की टोटल सैलरी बन जाएगी 39,000 रुपीज पर मंथ। 39,000 रुपीज पर मंथ होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यही एनपीएस में भी था, यही प्रोविडेंट फंड में भी था, एग्जैक्टली सेम है, कोई फर्क नहीं आ रहा। अब ये जो सैलरी है आप इसे एनुअल सैलरी में कन्वर्ट कर लीजिए, ग्रॉस सैलरी आ जाएगा। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, टैक्सेबल सैलरी आ जाएगा। अब टैक्सेबल सैलरी के बाद जो बाकी हेड्स की इनकम है वो कैलकुलेट करके आप ग्रॉस टोटल इनकम निकाल लोगे। इस ग्रॉस टोटल इनकम में से अब 80 CCH का डिडक्शन मिलेगा। 80 CCH का डिडक्शन में क्या क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। जो पैसा अग्निवीर ने ये 9,000 पे डाला उसका डिडक्शन आ जाएगा, और साथ साथ में ये जो पैसा 9,000 पे सरकार ने डाला उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा 9,000 का। दैट मीन्स टोटल 18,000 का डिडक्शन उसको मिल जाएगा। और ये जो सेक्शन है, नया सेक्शन आया 80 CCH का, एग्जैक्टली वही है जो एनपीएस के अंदर हम लोगों ने किया था 80 CCD में। ठीक हो गया। मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं है। अब आप इसमें देख लीजिए कि 9,000 पे जो सरकार ने डाला ये वाला पैसा, ये 9,000 पे पहले आपने ग्रॉस सैलरी के अंदर ऐड करा, और फिर वही 9,000 पे जाके हमने नीचे यहाँ पे लिस्ट कर दिया। खुदा का वास्ता है, खुदा का खौफ करना, मेरे से ये मत कहना सर जब नीचे लेस ही करना था तो ऊपर ऐड क्यों करा। ऐसी बहकी बहकी बातें मेरे से मत करना, क्योंकि फिर जब मैं इस बात का जवाब दूंगा उल्टा तो वो भी आपको बड़ा अटपटा और बहका बहका सा लगेगा। तो 9,000 पे ऐसे ऊपर जो गवर्नमेंट ने ऐड करा कॉर्पस में वो ऐड होगा, और वो 9,000 पे जो गवर्नमेंट ने ऊपर ऐड करा वो यहाँ नीचे जाके लेस भी हो जाएगा। साथ साथ में जो एम्प्लॉय ने 9,000 पे अपनी तरह से डाला वो भी यहाँ पे जाके लेस हो जाएगा। दिस इज 80 CCH। अब आपके मन में क्वेश्चन आता है
सर क्या ये 30,000 और 9,000 रुपये वाली जो फिगर्स हैं ये आपकी अपनी फिगर्स हैं, इमेजिनरी फिगर्स हैं? मैं बोलूँगा नहीं, ये एक्चुअल में सरकार का डाटा है। सरकार कहती है कि साहब हम अग्निवीर को पहले साल जब वो नौकरी ज्वाइन करेगा, पहले साल हम उसे 30,000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी देंगे। दूसरे साल उसकी सैलरी 33,000 रुपये हो जाएगी आफ्टर द इंक्रीज ऑफ 10%, 10% का इंक्रीज है यहाँ पे। उसके बाद फिर हम 10% का इंक्रीज करेंगे तो 36,000 रुपये हो जाएगा। आप में से कोई आर्गुमेंट करेगा नहीं सर 33,000 का 10% तो 36,000 नहीं होता, ऐड करके ये तो 36,300 होता है। सरकार तो धोखा दे रही है, सिर्फ 36,000 रुपये दे रही है, 36,500 दे रही है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, सरकार ने आपको एक्स्ट्रा ही दिया है 200 रुपये, जबकि अमाउंट बनता है 36,300 रुपये। इसके बाद 10% और इंक्रीज होगा यहाँ पे, तो 10% अगर आप इंक्रीज करते हैं 36,500 का, तो 10% आपने इंक्रीज करा तो वो बन जाता है आपका 40,150। लेकिन सरकार ने कहा हम 40,000 रुपये पर मंथ आपको दे देंगे। तो देयर इज एन एनुअल इंक्रीज ऑफ 10% इन द सैलरी। इसमें से एम्प्लॉय को इन हैंड अपने घर बीवी बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, भाई बहनों के लिए इन हैंड उसको 70% मिल जाएगा। और बाकी का जो 30% है वो कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन उसको करना होगा टू द फंड। और फंड का नाम क्या है? अग्निवीर कॉर्पस फंड। मैक्स ये 30% कंपल्सरी है, करना ही करना है। 30% आपको अग्निवीर कॉर्पस फंड में डालना ही डालना है। जितना पैसा अग्निवीर कॉर्पस फंड में अग्निवीर डालेगा उतना ही पैसा सरकार भी डालेगी। अब आप देखिए, अगर 4 सालों तक हर महीने पैसा कॉर्पस फंड में जाएगा, अग्निवीर फंड में जाएगा, तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 5,02,200। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 5,02,200। टोटल अगर आप कर ले तो ये हो जाता है 10,04,400। 4 सालों का टोटल 10,04,400। और साथ में इसके ऊपर ब्याज भी तो मिलेगा। तो भारत सरकार ने कहा कि हम आपको अप्रॉक्सीमेटली 11,71,000 रुपये का पैसा पे करेंगे 4 साल कंप्लीट होने पे। और ये जो 11,71,000 है इसको नाम दिया गया सेवा निधि पैकेज। अब आप सोचिए, एक लड़का 18 साल का आर्मी ज्वाइन करी, अग्निवीर स्कीम में गया, 22 साल पे जब उसके 4 साल कंप्लीट हुए, 22 साल की उम्र में उसके पास 11,71,000 रुपये हैं। आप ऐसे कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी उम्र 21, 22, 23 साल की होगी, कितनों के पास 11 लाख रुपए हैं? प्लस 4 साल का एक्सपीरियंस है, प्लस 4 साल का एक्सपीरियंस है, प्लस आपके पास स्किल्स है, प्लस आपके पास मेहनत करने का जज्बा है। कितने हैं आप ऐसे? हार्डली फ्यू, हार्डली एनी। तो स्कीम अच्छी है, बुरी स्कीम किसी भी लिहाज से नहीं है। हाँ, बेटर है, इससे बेटर है। इससे बेटर क्या है? इससे बेटर है कि भाई अगर आप ऑफिसर बन जाते हैं फिर तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप एनडीए क्वालिफाई कर लेते हैं बहुत ही अच्छा है, 22 साल आप कम से कम नौकरी करेंगे। अगर आप ओटीए के थ्रू जाते हैं तो कम से कम 5 साल नौकरी करेंगे, ऑफिसर लेवल आपके पास वहाँ पे भी है, तो वो काफ़ी बढ़िया है। अगर आप ऑफिसर लेवल पर जा रहे हैं, कमीशन ऑफिसर बन रहे हैं, लेकिन अगर आप कमीशन ऑफिसर नहीं भी बन रहे हैं तो भी आपको बहुत बेनिफिट मिल जाता है। 18, 19, 20, 21 साल की उम्र में 11 लाख रुपए का पैसा, 11,71,000 रुपये का पैसा आपको लमसम पैसा मिल जाएगा, जिसको यूज़ करके आप अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई नौकरी अगर आप करते हैं तो ये पैसा आपका किसी इन्वेस्टमेंट्स में आगे जमा हो सकता है। नाउ द बिगेस्ट एडवांटेज क्या है? ये जो सेवा निधि पैकेज का पैसा मिल रहा है सारा का सारा एग्जेम्प्ट है। पढ़िएगा, द सेवा निधि पैकेज इज द एग्रीगेट ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड टू द अग्नि कॉर्पस फंड एंड द इंटरेस्ट एक्युमुलेटेड एज पर द एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट ऑन द कंट्रीब्यूशन। इन एडिशन टू दिस, अग्निवीर विल ऑल्सो बी इंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग बेनिफिट्स। तो सिर्फ ये नहीं है कि आपको 11,71,000 रुपये मिलेंगे, इसके अलावा और भी एडवांटेज हैं, और भी बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है? पहला,
आपको 48 लाख रुपए का एक लाइफ इंश्योरेंस मिलता है। भगवान ना करे किसी अग्निवीर की अगर डेथ हो जाती है तो भाई अगर उसकी डेथ हो गई तो उसके पीछे उसके घर वाले तो हैं, माँ बाप भाई बहन तो हैं। अगर उसकी शादी हो चुकी है तो भाई उसके बीवी बच्चे भी हैं। 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल जाएगा। इसके साथ साथ में प्लस एंड इसके साथ में एक और चीज़, सरकार ने कहा हम अपनी तरफ से आपको ग्रेशिया एक्स ग्रेशिया पेमेंट और दे देंगे 44 लाख रुपीस का। अब आप देखिए 11,71,000 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 48 लाख रुपए का अमाउंट इंश्योरेंस का मिलेगा, प्लस 44 लाख रुपीस का एक्स ग्रेशिया। अब आप कहेंगे एक्स ग्रेशिया क्या होता है, बता देता हूं यहां पे। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे के को पेमेंट करता है, किसी भी तरह की कोई पेमेंट करता है, लेकिन वो पेमेंट करना उसके कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस नहीं है, कानूनी तौर पे उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन हाँ वो फिर भी, या फिर आप ऐसे कहें कोई कॉन्ट्रैक्ट में कोई अमाउंट नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति अपनी मर्जी से अपनी इच्छा अनुसार कोई पेमेंट कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स ग्रेशिया पेमेंट। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अक्सर हमने सुना होगा कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, तो ट्रेन एक्सीडेंट में कुछ लोगों की डेथ हो गई, तो सरकार ने अनाउंस कर दिया कि भाई जिन लोगों की डेथ हुई है उनके घर वालों को हम लोग 2-2 लाख रुपए देंगे, और जो ट्रेन एक्सीडेंट में जो इंजर हुए हैं उनको हम लोग 50-50 हज़ार रुपये देंगे। अब आप सोचो कि क्या सरकार के साथ आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि मैं इस ट्रेन में जाऊँगा, अगर मैं मर गया तो मेरे घर वालों को 2 लाख रुपये दे रहा है, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट था, एग्रीमेंट था? आंसर इज नो। लेकिन सरकार अपनी मर्जी से वो पैसा दे रही है, ऐसे पैसे को हम लोग बोलते हैं एक्स ग्रेशिया पेमेंट। यहां पे भी इन्होंने एक्स ग्रेशिया पेमेंट देने की बात करी है कि साहब अगर कुछ हो गया तो हम अपनी तरफ से आपको 44 लाख रुपए और दे देंगे। तो 48 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, इंश्योरेंस वाले दे देंगे, 44 लाख रुपए सरकार ने कहा हम आपको अपनी तरफ से और दे देंगे। लेकिन अगर किसी की डेथ नहीं होती है लेकिन डिसेबिलिटी हो जाती है, भाई जब आप बॉर्डर के ऊपर पोस्टेड हैं, आप आर्मी ऑफिसर हैं, कोई बम फट गया, उसमें आपकी टांग कट गई या कुछ और ऐसी अनहोनी हो गई, डिसेबिलिटी आ गई, तो डिसेबिलिटी के केस में क्या होगा? इन्होंने कहा साहब डिसेबिलिटी के केस में हम आपको एक्स ग्रेशिया पेमेंट देंगे, 44 लाख रुपीस का पेमेंट देंगे अगर आपकी 100% डिसेबिलिटी हो गई तो। हम आपको 25 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया पेमेंट देंगे अगर 75% की डिसेबिलिटी हो गई तो, और हम आपको 15 लाख रुपए देंगे अगर आपकी 50% की डिसेबिलिटी हो गई तो इतना पैसा मिलने वाला है। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। सेक्शन न्याय इंट्रोड्यूस किया, सेक्शन 10 सब सेक्शन 12C, ध्यान से देखिए क्या कहता है। कहता है एग्जेम्पशन फॉर द अमाउंट विच इज रिसीव फ्रॉम अग्नि कॉर्पस फंड। अग्नि कॉर्पस फंड से ये पैसा मिल रहा था ना, जो भी मैंने बताया था 11,71,000 रुपये। इस 11,71,000 के अंदर 5,02,200 एम्प्लॉय का, 5,02,200 एम्प्लॉयर का, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट का, और फिर दोनों को मिला के इंटरेस्ट वो भी तो है। आप कैलकुलेट करके देखिए कितना आता है। 5,02,200 मल्टीप्लाई बाय 2 10,04,400। लेकिन सरकार कहती है कि हम आपको लगभग 11,71,000 देंगे, दैट इज सरकार आपको 1,66,600 रुपये का 1,66,600 रुपये का इंटरेस्ट दे रही है। तो ये जो पैसा आपको 11,71,000 रुपये मिल रहा है, ये 11,71,000 रुपये का पैसा क्या होगा? क्या ये टैक्सेबल होगा? भारत सरकार ने कहा नहीं, हम नया सेक्शन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सेक्शन 10 सब सेक्शन 12C, और भारत सरकार ने कहा कि अग्निवीर को मिलने वाला सारा का सारा पैसा 11,71,000 रुपये का जो भी पैसा उसको मिलेगा, जो 4 साल कंप्लीट होने पे उसको मिलेगा, वो 100% एग्जेम्प्ट रहेगा, हम उसको टैक्सेबल नहीं करेंगे। 100% एग्जेम्पशन है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो एग्जेम्पशन है, ये एग्जेम्पशन अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि सरकार बोले नहीं जी 4 साल कंप्लीट करने ही करने हैं तब एग्जेम्पशन मिलेगा, नहीं, ऐसा तो नहीं है। मान लो 4 साल से पहले किसी की डेथ हो जाती है, किसी अग्निवीर की डेथ हो जाती है, या किसी अग्निवीर की डिसेबिलिटी हो जाती है,
तो भी ये कॉर्पस चलता रहेगा और 4 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पैसा कंट्रीब्यूट करती रहेगी। साथ साथ में ये अवेलेबल होगा अग्निवीर को, अगर अग्निवीर 4 साल कंप्लीट नहीं कर पाता है ड्यू टू डेथ और ड्यू टू डिसेबिलिटी, तो 4 सालों तक सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पैसा उस कॉर्पस फंड में तो डालेगी ही डालेगी, और 4 साल के बाद वो पैसा मिल जाएगा, चाहे अग्निवीर की डेथ हुई है नहीं हुई है, डिसेबिलिटी है नहीं है, कंटिन्यू करेगा नहीं करेगा, हर सिचुएशन में ये जो टोटल पैसा है 11,71,000 रुपये ये एग्जेम्प्ट रहेगा, टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अब इस सरकार ने और भी बहुत सारी बातें इस स्कीम के अंदर बोली है। अब मैं डेफिनेट हूँ मेरी इस क्लास के बाद आपका अग्निवीर स्कीम को लेकर सारा नज़रिया बदल जाएगा, सारा नज़रिया आपका बदल जाएगा। जो अननेसेसरी बातें सोशल मीडिया पे चलती रहती हैं, इधर उधर चलती रहती है, वो सब बकवास है। आप देखिए कितना बेनिफिट सरकार दे रही है। इसके साथ साथ में क्या ट्रीटमेंट होगा अगर अग्निवीर की डेथ हो जाती है, तो अग्निवीर की डेथ पे क्या ट्रीटमेंट होगा, पैसे का क्या ट्रीटमेंट होगा। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि अग्निवीर की डेथ हुई या नहीं हुई। अनफॉर्चुनेटली एंड माई ट्रिब्यूट्स टू दीज ऑफिसर्स, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मेरे राइट हैंड साइड पे देखिएगा, अनफॉर्चुनेटली सबसे पहले गवाते अक्षय लक्ष्मण की डेथ हुई सियाचिन में। सियाचिन ग्लेशियर जो कश्मीर में है, हमारी टेरिटरी है, थोड़ा सा हम लोग कहते हैं हमारी टेरिटरी है, पाकिस्तान वाले कहते हैं नहीं टेरिटरी आपकी नहीं, आपने कब्जा किया हुआ है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो ऑफिसर हैं गवाते अक्षय लक्ष्मण, इनकी डेथ हुई सियाचिन में ड्यूटी के दौरान। तो ये अग्निवीर थे और बीइंग एन अग्निवीर स्कीम के थ्रू आए थे, एंड बीइंग एन अग्निवीर ही वाज द फर्स्ट वन हु डाइड एट सियाचिन। मतलब जो सबसे पहला अग्निवीर जिसकी डेथ हुई वो ये है। और इनकी फैमिली को फिर वो सारा पैसा दिया गया, कौन सा, लाइफ इंश्योरेंस का 48 लाख रुपए, एक्स ग्रेशिया का 44 लाख रुपए, प्लस 11,71,000 रुपये का जो अमाउंट बन रहा है या थोड़ा सा कम अमाउंट बन रहा है वो भी पूरा दिया गया, एंड सारा का सारा पैसा इनके घर वालों को जो मिला वो एग्जेम्प्ट है। एक और यहाँ पे देखिएगा, ये तो अभी हाल फिलहाल के अंदर ही है, ये अजय सिंह है। अभी हाल फिलहाल में मेरे ख्याल से 2-3 महीने पहले की बात है, अजय सिंह की डेथ हुई। कश्मीर में एक इलाका आता है रजौरी डिस्ट्रिक्ट है, तो रजौरी डिस्ट्रिक्ट में ये पेट्रोलिंग पे गए हुए थे, वहाँ पे लैंडमाइंस फट गई और लैंडमाइंस के ऊपर इनका पैर आया, लैंडमाइंस फट गई, जिसकी वजह से अजय सिंह की डेथ हुई। तो इनके भी घर परिवार वालों को जो पैसा मिलेगा सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। एक ये वाला केस देखिए, ये वाला केस आप देख रहे हैं, शायद आपने इनके बारे में सुना होगा। इनका नाम है अमृतपाल सिंह। ये अमृतपाल सिंह भी राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही पोस्टेड थे, ये भी अग्निवीर हैं। इनकी डेथ हुई अभी कुछ टाइम पहले। तो पंजाब के अंदर जो आप पार्टी सरकार है उन्होंने बहुत शोर मचाया कि आपने इनको एज एन अग्निवीर जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे वो बेनिफिट नहीं दिए, सल्यूट नहीं दिया, इनको गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया एंड सो ऑन। लेकिन बाद में आर्मी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया कि ये जो अमृतपाल सिंह जी हैं इन्होंने सुसाइड किया था, और जब कोई सुसाइड करेगा तो फिर आर्मी की तरफ से जो गार्ड ऑफ ऑनर्स है या जो बाकी के सेरेमोनियल रिस्पेक्ट्स है वो नहीं दिए जाते हैं। तो ये 3 केसेस मैंने आपको बताया, ये 3 केसेस मैंने इंटरनेट पे ही सर्च करे हैं, आप भी इनके बारे में सर्च कर सकते हैं। ये 3 केसेस जो अग्निवीर के हैं, डेथ के केसेस हैं, इनमें जो पैसा मिलेगा एग्जेम्प्ट रहेगा। कितना पैसा मिलेगा आइए ज़रा देखें। अगर डेथ, किसी की भी डेथ अगर ड्यूटी के दौरान होती है, डेथ ऑन ड्यूटी, तो अगर किसी अग्निवीर की डेथ उसकी ड्यूटी के दौरान हो जाती है तो उनके फैमिली मेंबर्स को, अग्निवीर के फैमिली मेंबर्स को ये सारा का सारा पैसा दिया जाएगा। इंश्योरेंस का 48 लाख रुपए दिया जाएगा, एक्स ग्रेशिया पेमेंट 44 लाख रुपीस का दिया जाएगा। इसके साथ साथ में जो, अब ये देखो कमाल की चीज, 4 साल तक जितनी भी उनकी सैलरी बनती है वो सारी की सारी सैलरी दी जाएगी। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो 2.5 साल के बाद उसकी डेथ हो गई,
तो दैट मीन्स अभी 1.5 साल उसका और बचा हुआ था। भारत सरकार ने कहा कोई बात नहीं, 1.5 साल की जो सैलरी है वो पूरी की पूरी सैलरी हम लोग आपको पे करेंगे, और ऑब्वियसली उस सैलरी में से जो 70% है वो उसके घर परिवार वालों को मिलता रहेगा, और 30% का पैसा जो है वो अग्नि कॉर्पस फंड के अंदर जाता रहेगा। तो सारा का सारा पैसा जो आपको वापस मिलेगा वो, और साथ में 4 साल कंप्लीट होने पे सारा पैसा, अब ये पैसा 11,71,000 रुपये हो जाएगा, ये सारा का सारा पैसा मिलेगा, वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा। और साथ साथ में जो भी एक्यूमुलेटेड बैलेंस है अग्निवीर सेवा निधि फंड में, जो अभी मैं बता रहा था, जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है, साथ में उसके ऊपर इंटरेस्ट है, वो भी सारा का सारा पैसा एग्जेम्प्ट रहेगा। तो आप देखिए किसी की अगर डेथ हो जाती है तो घर वालों को क्या क्या मिल रहा है। पहला 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल रहा है, दूसरा 44 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया पेमेंट मिल रहा है, तीसरा 4 साल जब तक कंप्लीट नहीं हो जाते, 4 साल जब तक कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक उनकी सैलरी भी मिलती रहेगी, और अग्निवीर कॉर्पस फंड में भी कंट्रीब्यूशन होता रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती रहेगी, इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, और टोटल पैसा वो 11,71,000 रुपये हो जाएगा, वो भी मिलेगा। ये सारा का सारा पैसा मिलेगा, और ये सारा का सारा पैसा एग्जेप्ट रहेगा, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। मान लीजिए किसी की डेथ हुई है पर वो डेथ ड्यूटी पे नहीं हुई है, नॉट ऑन ड्यूटी, तो अगर डेथ ड्यूटी पे नहीं हुई है, अग्निवीर डाइज ड्यूरिंग द एंगेजमेंट पीरियड बट इज नॉट ऑन ड्यूटी, तब उसके फैमिली मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा, उसके फैमिली मेंबर्स को इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा, और साथ साथ में अग्नि कॉर्पस फंड का जो पैसा है वो मिल जाएगा। एक्स ग्रेशिया पेमेंट नहीं मिलेगी, एक्स ग्रेशिया पेमेंट नहीं मिलेगा। अब ये मत कहना कि सर ऑन ड्यूटी का मतलब क्या है। ऑन ड्यूटी का मतलब ये नहीं है कि वो बंदूक पकड़ के टेररिस्ट की तरफ निशाना लगा के खड़ा हुआ तभी वो ड्यूटी पे है, नहीं। ऑन ड्यूटी का मतलब है जब वो उसको आर्मी से छुट्टी नहीं मिली है, वो अपने घर पे नहीं है, तब हम कह रहे हैं वो ऑन ड्यूटी है। तो चाहे वो बॉर्डर पे है, तो चाहे वो अपने बैरक्स में आराम कर रहा है, या फिर वो अदरवाइज किसी तरह से पेट्रोलिंग पे है या नहीं है, उसको ड्यूटी पे ही माना जाएगा। हाँ, अगर आर्मी से वो छुट्टी लेके घर गया हुआ है अपने माता पिता से मिलने के लिए या किसी तरह से, तो छुट्टी के दौरान अगर उसकी डेथ होती है तब हम लोग कहेंगे दैट ही वॉज नॉट ऑन ड्यूटी। Otherwise, he is always on duty, not necessary that he should always be posted with the rifle at the border, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो on duty का मतलब है that he should be on duty on the enrolls। अब exemption देखिएगा। जो इंश्योरेंस का पैसा है, जो इंश्योरेंस का पैसा है वो मैं आपको ऑलरेडी पिछली क्लास में बता चुका हूँ। इंश्योरेंस का पैसा तो भाई हमेशा एग्जेप्ट होता है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D। और प्लीज आर्ग्यूमेंट मत करना सर क्या हमें 10 सब सेक्शन 10D की कंडीशंस चेक करनी होंगी, आंसर इज नो। वहां पे प्रोविजन था कि डेथ पे जो पैसा मिलेगा वो 100% एक्सेप्ट रहेगा, तो यहाँ पे वो प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा, और उस प्रोविजन के हिसाब से डेथ पे मिलने वाला इंश्योरेंस का पैसा 100% एग्जेम्प्ट है, आप कुछ भी टैक्सेबल नहीं करेंगे। साथ साथ में व्हाट अबाउट वन टाइम एक्स ग्रेशिया पेमेंट जो मिल रहा है उसका क्या करें, और साथ में जो सैलरी मिल रही है 4 साल की कंप्लीशन तक जो सैलरी मिल रही है उसका क्या करें। सरकार ने कहा कि साहब जो भी पैसा होगा वो पैसा हम लोग एग्जेम्प्ट रखेंगे, टैक्सेबल नहीं करेंगे। सेक्शन 10 सब सेक्शन 12A के हिसाब से, 12C के हिसाब से, सॉरी मैंने गलती से A लिख दिया, 12C के हिसाब से हम उस पैसे को एग्जेम्प्ट रखेंगे, टैक्सेबल नहीं करेंगे। एक बार पढ़ लीजिएगा। द लम्प सम पेमेंट विच इज मेड ग्रेचुइटसली or by way of compensation or otherwise to the widow or to the legal heir of an employee who dies still in active service is not to be taxed. It is not taxable. The payment of one-time ex gratia 44 lakh rupees and the full pay of the unserved period up to 4 years including 7 of the components shall be fully exempt under section 10 subsection 12C. यहाँ पे अनसेव्ड लिखा हुआ है, गलती से ये अनसर्व्ड होना चाहिए, दे शुड बी अनसर्व्ड। कोई बात नहीं, करेक्शन छोटा सा कर लीजिएगा। जो अग्निवीर कॉर्पस फंड का पैसा है उसका क्या करना है। जो अग्निवीर कॉर्पस फंड से पैसा मिल रहा है 11,71,000 रुपये 100% एग्जेम्प्ट रहेगा, सेक्शन 10 सब सेक्शन 12C। मैं बहुत
दावे के साथ ये बात बोल रहा हूँ कि मेरी इस क्लास के बाद अग्निवीर स्कीम के से रिलेटेड आपकी जो भी सोच है वो सारी बदल जाएगी, सारी बदल जाएगी, पक्का। अब आप देखिए, और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट मैं आप सबसे कर रहा हूँ कि एक बार वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने मेरा ये वीडियो देखा है, पूरा देख रहे हैं, ऑब्वियसली आप पूरा देखेंगे, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा अग्निवीर स्कीम के बारे में। और आपने अगर अग्निवीर स्कीम के बारे में ऑलरेडी पहले कहीं पर सुना है तो जो आपने पहले सुना और जो अब सुन रहे हैं, क्या उसमें कुछ अंतर है? क्या मेरी ये सेशन ज़्यादा डिटेल्ड सेशन है? मेरे को ज़रूर इसके बारे में बताइएगा। आई लव टू लिसन फ्रॉम योर साइड। आगे आ जाइए। व्हाट अबाउट द अमाउंट विच इज़ रिसीव्ड ऑन डिसेबिलिटी? डिसेबिलिटी पे जो पैसा मिलेगा उसका क्या करें? मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा, डिसेबिलिटी पे जो पैसा मिलेगा उसमें थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला है, क्योंकि ये पैसा सारा का सारा 100% एग्जेम्पशन यहाँ पे नहीं होगा। क्योंकि जो भी पैसा यहाँ पे मिल रहा है वो, जैसे लाइफ इंश्योरेंस का पैसा था वो तो 100% एग्जेम्प्ट हो रहा था, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ आ जाएगी। ध्यान से देखेंगे गड़बड़ क्या आ रही है। यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि साहब इन द इवेंट ऑफ डिसेबिलिटी ऑफ द अग्निवीर ही विल गेट द फॉलोइंग पेमेंट। उसको क्या क्या मिलेगा? ये सब कुछ मिलेगा। पहला, डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ऑफ द डिसेबिलिटी, 100%, 75%, 50%, उसको मिलेगा 44 लाख या 25 लाख या 15 लाख। तो अगर 100% डिसेबिलिटी है, दोनों टांगे कट गई, लैंडमाइन हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, दोनों टांगे कट गई, तो 100% डिसेबिलिटी है जो 44 लाख रुपीस का कंपनसेशन। इसी प्रकार से अगर 75% डिसेबिलिटी है तो 25 लाख, 50% डिसेबिलिटी है तो 15 लाख। 50% से कम डिसेबिलिटी पे कुछ भी परसेंटेज पे कोई अमाउंट सरकार शायद नहीं देने वाली है। इसके साथ साथ में क्योंकि अब डिसेबिलिटी आ गई, दोनों टांगे कट गई, लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ, दोनों टांगे कट गई, अब बेचारा अग्निवीर के तौर पे काम तो नहीं कर पाएगा, लेकिन 4 साल तक उसकी सैलरी का पैसा तो मिलता ही रहेगा। और साथ साथ में जो अग्निवीर में पैसा सरकार ने डालना है वो भी सरकार 4 साल तक पैसा डालती ही रहेगी। इसके साथ साथ में जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन जा रहा है उसका और उसके ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है अग्निवीर फंड का, वो उसको मिलता रहेगा। अब इसमें कुछ एग्जेम्पशन होगा या एग्जेम्पशन नहीं होगा। इन्होंने ये कह दिया, सरकार ने ये कह दिया कि भाई जो डिसेबिलिटी पे हम आपको ये वन टाइम एक्स ग्रेशिया पेमेंट दे रहे हैं 44 लाख, 25 लाख, 15 लाख, ये तो एग्जेम्प्ट रहेगा सेक्शन 10 सब सेक्शन 12C में, ये तो एग्जेम्प्ट रहेगा। साथ साथ में जो अनसर्व्ड पीरियड का आपको पैसा मिल रहा है, जो आपका अनसर्व्ड पीरियड है उसका जो पैसा मिल रहा है उसको हम लोग टैक्सेबल करेंगे एज द प्रॉफिट इन द ल्यू ऑफ सैलरी अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 क्लॉज 1। आप अपनी सैलरी के नोट्स खोल के देखिएगा, वहाँ पे मैंने आपको टॉपिक लिखवाया हुआ है, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की वजह से अगर कोई कंपनसेशन मिलता है, इफ़ यू गेट अ कंपनसेशन फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। मैंने आपको इस पे एग्जाम्पल भी दिया था, मारुति सुजुकी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनका मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था। मैंने आपको एक मूवी के बारे में भी बताया था, कॉरपोरेट मूवी, जिसमें सुष्मिता सेन एक्ट्रेस थी, मैंने उसके बारे में भी आपको क्लास में बताया था। तो टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की वजह से कंपनसेशन मिलेगा, दैट इज ऑलवेज टैक्सेबल एज द प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। और जो अग्निवीर कॉर्पस फंड से जो पैसा मिलेगा वो तो भाई सारा का सारा एग्जेम्प्ट रखा गया है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 12C। मैंने जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स अग्निवीर कॉर्पस फंड, उसके बारे में सारी बात समझा दी है। एक बार मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। नया सेक्शन इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है इस बार, दैट इज सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 क्लॉज 9। और इसके अंदर इन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी पैसा अग्निवीर कॉर्पस फंड में डालेगी वो सारा का सारा पैसा सैलरी माना जाएगा अग्निवीर की, और उसको ग्रॉस सैलरी के अंदर हम लोग ऐड कर देंगे। हाँ, ग्रॉस सैलरी में ऐड करने के बाद उसका डिडक्शन दे दिया जाएगा अंडर सेक्शन 80CCH। 80CCH मैं आपको सारा समझा चुका हूँ। अब 80CCH में क्या लिखा हुआ है वो भी पढ़ लीजिए। जो भी पैसा अग्निवीर कॉर्पस फंड में डाला जा रहा है,
जो भी पैसा अग्निवीर कॉर्पस फंड में डाला जा रहा है वो पैसा सारा का सारा आपका डिडक्शन के तौर पे क्वालिफाई होगा। कौन कौन सा पैसा? जो पैसा एम्प्लॉई खुद डाल रहा है अग्निवीर कॉर्पस फंड में, कितना पैसा डालेगा? सैलरी का 30% डालेगा। जो भी पैसा वो डालेगा उसका डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80 CCH सब सेक्शन 1। और ध्यान रखिएगा एनपीएस के अंदर भी ये 80 CCH का डिडक्शन मिलता रहेगा, नॉट ऑफ ओन कंट्रीब्यूशन बट ऑफ द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट भी अग्निवीर कॉर्पस फंड में पैसा डालेगी। जो भी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने डाला वो पहले ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा, बाद में जाके डिडक्शन मिल जाएगा अंडर 80 CCH सब सेक्शन 2। अग्निवीर कॉर्पस फंड जो होगा उसके अंदर जो कंसोलिडेटेड अमाउंट है जिसके अंदर कंट्रीब्यूशन है और मैचिंग कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का है, उसके ऊपर आपको बेसिकली इंटरेस्ट भी मिलेगा और वो जो भी पैसा है वो आपको 4 साल के बाद मिल जाएगा, जो मैंने आपको बता दिया 11,71,000 रुपये का अमाउंट बन रहा है। अगर हम लोग न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर भी 80 CCH का डिडक्शन मिलता रहेगा। जो भी पैसा 80 CCH का है वो उसका 80 CCH का डिडक्शन उसको मिलता रहेगा। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने न्यू टैक्स रिजीम की एक बार बात शुरू कर ही दी है तो मैं आपको न्यू टैक्स रिजीम एक बार बता देता हूँ और उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 14 मैं आपको करवा दूंगा। देखिए जो न्यू टैक्स रिजीम है उसके अंदर जो जो अमेंडमेंट्स हैं वो अमेंडमेंट्स में आपके साथ सारे पिछले चैप्टर्स में पिछले क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, सबको डिस्कस हो गया। जैसे क्या क्या डिस्कस हो गया? जो हमारे पास नया स्लैब रेट आया वो मैंने आपको बता दिया। नया स्लैब रेट क्या है? पहले 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है जी। उसके बाद आप 3-3 लाख रुपए बढ़ाते जाओ और दूसरी तरफ 5-5% का टैक्स बढ़ाते जाओ, लेकिन 15 लाख के बाद जितना भी अमाउंट होगा उसके ऊपर 30% का टैक्स लगेगा। यह नया स्लैब रेट दे दिया सरकार ने। और साथ साथ में और क्या चेंजेस हैं? साथ साथ में ये चेंजेस हैं कि जो पहले पिछले साल तक हमारे पास न्यू टैक्स रिजीम था वो सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए था, लेकिन अब इन्होंने एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए भी इसे अप्लाई कर दिया है। ये हर इंडिविजुअल के लिए अप्लाई होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज, और साथ साथ में किसी भी प्रकार की कोई भी इनकम कमाई जाए 5 हेड्स में हर केस में अप्लाई होगा। इस साल से न्यू टैक्स रिजीम को डिफ़ॉल्ट स्कीम मान लिया गया। डिफ़ॉल्ट स्कीम का मतलब क्या है कि ऑटोमेटिकली आपकी जो कैलकुलेशंस होंगी वो न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से कैलकुलेशन करें, टैक्स लायबिलिटी आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से कैलकुलेट हो, तो रूल नंबर 21 AGA के हिसाब से आपको फॉर्म नंबर 10 IEA फिलअप करना होगा, डिक्लेरेशन देना होगा दैट यू वांट टू फॉलो द ओल्ड टैक्स रिजीम and thereafter you will be covered under old tax regime. अदरवाइज अगर आप ये डिक्लेरेशन नहीं दे रहे हैं तो गवर्नमेंट बाय डिफ़ॉल्ट आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम ही फॉलो करेगी। ये सारी बात मैंने आपको यहाँ पे लिख के दी है। ये जो फॉर्म फिलअप करना है ये फॉर्म आप अपनी ITR सबमिट करते समय फिलअप करेंगे, और साथ साथ में जो टैक्स रेट्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। साथ साथ में रिबेट का कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस कर दिया, मार्जिनल रिलीफ ऑफ रिबेट डिस्कस कर दिया, रिलीफ डिस्कस कर दिया, एडवांस टैक्स OTR NTR दोनों में होगा, सरचार्ज हेल्थ एजुकेशन सेस दोनों में होगा। ये सारी बातें आपके साथ डिस्कस की जा चुकी हैं। ध्यान रखिएगा जो सेक्शन 115 BAC है उसमें कंडीशंस दी हुई हैं। कंडीशंस क्या क्या कंडीशंस हैं ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। LTC का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, HRA का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार का अलाउंसेस का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। सिर्फ ये 4 अलाउंसेस एग्जेम्प्ट होंगे, इसके अलावा और कोई भी अलाउंस एग्जेम्प्ट नहीं होगा। 4 कौन कौन से हैं? ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस। ये 4 अलाउंस जो ऑफिशियल अलाउंसेस हैं सिर्फ ये एग्जेम्प्ट हैं, इनके अलावा और कोई भी अलाउंस एग्जेम्प्ट नहीं होगा। MP और MLA को मिलने वाले अलाउंसेस एग्जेम्प्ट नहीं होंगे। माइनर बच्चे की इनकम जब माता पिता में ऐड होती है तो माता पिता को 1500 रुपये का एग्जम्पशन मिलता है पर एनम, वो भी नहीं मिलेगा। SEZ का जो एग्जम्पशन है सेक्शन 10 AA का वो नहीं मिलेगा। और हाँ, इस बार का अमेंडमेंट सेक्शन 16 जो सैलरी का सेक्शन है उसके अंदर पिछले साल तक ऐसा था
कि स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। पिछले साल की बात कर रहा हूं, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। इस साल इन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दे देंगे अगर आप एनटीआर फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हाँ एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन और प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद सेक्शन 24B जो हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन है, इंटरेस्ट का सेक्शन है, इन्होंने कहा कि अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट का डिडक्शन हम आपको नहीं देंगे। याद रखिएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड में नहीं मिलेगा, लेट आउट में इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, और बाकी की सारी चीज़ें जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। साइंटिफिक रिसर्च का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा किसी भी तरह का, और ये सारे पॉइंट्स वही हैं जो हम लोगों ने लास्ट ईयर भी करे थे। जो हम लोग अब यहाँ पे कर रहे हैं वो ये है कि आपको डिडक्शंस, अगर आप एनटीआर फॉलो कर रहे हैं तो आपको डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। आपको सिर्फ एक डिडक्शन, आपको डिडक्शंस कोई भी नहीं मिलेंगे, सिर्फ 3-4 डिडक्शन मिल जाएंगे। कौन कौन सा? 80CC-D क्लॉज 2 में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है एनपीएस का, वो मिल जाएगा। साथ साथ में 80JJAA में जो एडिशनल एम्प्लॉय का सैलरी है वो मिल जाएगा। 80LA का डिडक्शन मिल जाएगा जो कि सिलेबस का पार्ट नहीं है। 80CCH सब सेक्शन 2 में जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स अग्निवीर कॉर्पस फंड, आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। दैट मीन्स पहले वो पैसा ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा, बाद में जाके वो पैसा लेस हो जाएगा। आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, मील्स टी एंड स्नैक्स में जो 50 रुपये का एग्जामिशन मिलता है वो 50 रुपये का एग्जामिशन अब नहीं मिलेगा अगर कोई न्यू टैक्स रिजीम एनटीआर फॉलो कर रहा है तो। किसी भी प्रकार का कोई भी लॉस आप सेटअप नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप किसी भी हेड के साथ सेटअप नहीं कर पाएंगे, सैलरी के साथ भी सेटअप नहीं कर पाएंगे। ये वाला पॉइंट पहले भी था, अब भी है, कोई भी नया पॉइंट इसके अंदर नहीं है। बाकी की सारी बातें सेम है। लॉसेस और डेप्रिसिएशन में मान लिया जाएगा कि आपके लॉसेस सेटअप हो चुके हैं, आपका डेप्रिसिएशन लेस हो चुका है, एंड सो ऑन। IFSC हमने नहीं करना, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। एक सेक्शन 115 BAC सब सेक्शन 5, इसके अंदर ना वो टाइम पीरियड लिखा हुआ था कि आपको वो ऑप्शन कब चूज करना है, कब एक्सरसाइज करना है, वो डिसकंटिन्यू कर दिया और इसको रिप्लेस करते हुए नया सेक्शन आ गया, रिप्लेस कर दिया और नया सेक्शन आ गया 6। सो ये नया सेक्शन है, मैं इसकी मार्किंग कर रहा हूँ। सेक्शन 115 BAC सब सेक्शन 6 नया ऑप्शन है, एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। ध्यान से सुनेगा। आपको जैसे मैंने कहा, न्यू टैक्स रिजीम जो है वो डिफॉल्ट स्कीम है। डिफॉल्ट स्कीम का मतलब कि गवर्नमेंट बाय डिफॉल्ट आपकी एनटीआर के हिसाब से सारी टैक्स कैलकुलेशन करेगी बाय डिफॉल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाके अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फिलअप करोगे तो वहां पे सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली जो होंगी वो न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से होंगी। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से कैलकुलेशन ना हो, कैलकुलेशन ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से ही हो, तो उस केस में आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। अब कैसे चूज करूंगा? क्या ये होगा कि मैंने निर्मला ताई को मैसेज कर दिया, व्हाट्सअप कर दिया, निर्मला ताई मैं OTR फॉलो कर रहा हूँ, नोट कर लेना कहीं पे, या मैंने फ़ोन कर दिया, निर्मला ताई मैं OTR फॉलो करूँगा, लिख लो कहीं पे, कैसा होगा? मेल कर दूँ, ऐसा होगा? सरकार ने कहा नहीं। सरकार ने कहा कि जो व्यक्ति OTR फॉलो करना चाहता है वो एक डिक्लेरेशन दे दे, उसका फॉर्म है फॉर्म 10IEA, डिक्लेरेशन दे दो। और ये डिक्लेरेशन कब देना है? ध्यान से सुनना, ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये डिक्लेरेशन देना है ITR की ड्यू डेट से पहले। मैंने क्या कहा? ITR की ड्यू डेट। मैंने ये नहीं कहा ITR सबमिट करने से पहले, मैंने कहा ITR की ड्यू डेट से पहले। मतलब ITR की ड्यू डेट होगी मोस्ट लाइकली 31 जुलाई या 31 अक्टूबर अगर आप टैक्स ऑडिट में आते हैं तो 31 जुलाई 31 अक्टूबर की तारीख से पहले ये फॉर्म 10IEA फिलअप कर देना और बता देना कि आप OTR फॉलो करना चाहते हैं। चाहे रिटर्न फाइल ना करना, कोई दिक्कत नहीं। चाहे आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर दें, चाहे आप रिटर्न सबमिट करने के बाद रिवाइज रिटर्न सबमिट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अगर आप OTR फॉलो करना चाहते हैं तो ड्यू डेट तक बता देना ज़रूरी होगा। अगर आप ड्यू डेट के बाद बता रहे हैं तो सरकार ने कहा फिर हम आपको OTR नहीं देंगे, NTR के हिसाब से ही कैलकुलेशन होगा आपका। आपको बताना होगा, फॉर्म फिलअप करना होगा ड्यू डेट तक। ऐसा अगर आप करते हैं तो चाहे आप रिटर्न नॉर्मल रिटर्न फाइल कर रहे हैं विद इन द टाइम, या आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप रिटर्न बाद में बिलेटेड भी कर सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं, लेकिन आपको डिक्लेरेशन ड्यू डेट तक देना ज़रूरी है। अब इस डिक्लेरेशन में दो बातें हैं। मान लीजिए जो व्यक्ति डिक्लेरेशन दे रहा है वो बिजनेस इनकम कमा रहा है, तो ठीक है, ऐसे केस में क्या होगा कि अगर उसने OTR फॉलो करने का डिक्लेरेशन दे दिया तो आने वाले हर साल अब उसको OTR ही फॉलो करना है। लेकिन मान लो आने वाले साल में उसको लगता है कि नहीं यार NTR ज़्यादा बेनिफिशियल है, मैं NTR कर लेता हूँ। सरकार ने कहा कोई बात नहीं, तो NTR कर ले। लेकिन अब तूने एक बार NTR कर लिया ना, तो वापस दोबारा से अगर तू मन बदले और OTR में जाना चाहे तो अलाउ नहीं करेंगे। दैट मीन्स यू फॉलो OTR वंस, दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल ईयर्स, सब्सिक्वेंट ईयर्स। बट इफ यू इन द फ्यूचर ईयर्स अगर आप दोबारा NTR फॉलो करने लग जाए और उसके बाद फिर आपका मन बदल जाए और आप OTR पे आना चाहें तो सरकार ने कहा नहीं, वो हम लोग आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो OTR और NTR में ये अच्छा, ये वाला पॉइंट किसके लिए था? उन लोगों के लिए जो बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, बिजनेस एंड प्रोफेशन कर रहे हैं। मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जो बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं कर रहा, जैसे मेरी वाइफ गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है तो वो बिजनेस एंड प्रोफेशन एक्टिविटी नहीं कर रही, तो ऐसे लोगों के लिए हर साल ऑप्शन ओपन रहेगा। हर साल फॉर्म 10IEA फिलअप करो, बताओ कि OTR में जा रहे हो, नहीं तो NTR लगता रहेगा। एवरी ईयर यू हैव टू सबमिट द डिक्लेरेशन। बट जो लोग बिजनेस एंड प्रोफेशन कर रहे हैं उन्होंने एक बार डिक्लेरेशन दे दिया तो आने वाले हर साल के लिए वो डिक्लेरेशन कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर वो कभी फ्यूचर ईयर्स में NTR में आ गए तो वापस OTR में नहीं जा पाएंगे। आइए पढ़ते हैं सारी बातें जो लिखी हैं, जो मैंने समझाई हैं, वो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। यहाँ पे आ गया हमारे पास सेक्शन 115 BAC सब सेक्शन 6 एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन। सेक्शन 115 BAC सब सेक्शन 1A shall not apply to a person where the option is exercised by such person in a manner given in rule number 21 AGA and the time limit for exercising the option is as follows। जैसे मैंने आपको बार बार कहा, इसको याद कर लेना, MCQ आ सकता है आपको। अगर OTR में आना है NTR से शिफ्ट होके तो आपको फॉर्म फिलअप करना होगा जिसका नंबर है 10IEA, और ये बात रूल नंबर 21 AGA में लिखी है। ये नया रूल है और नया फॉर्म है। ये आपको ये फॉर्म कब तक फिलअप करना है? सरकार ने कहा कि अगर आप बिजनेस इनकम कमा रहे हैं तो भी आप ड्यू डेट तक, ITR की ड्यू डेट तक ये फॉर्म फिलअप कर देना। अगर आप बिजनेस इनकम नहीं कमा रहे हैं तो भी आप 139 में जब अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो रिटर्न फाइल करते समय साथ में ये वाला फॉर्म फिलअप कर देना। अगर आप बिजनेस इनकम कमा रहे हैं और आपने ड्यू डेट ऑफ ITR तक ये फॉर्म फिलअप कर दिया है तो उसके बाद अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं, रिवाइज रिटर्न फाइल करते हैं, तब भी हम आपको OTR फॉलो करना दे देंगे। जो आप NTR से निकल के OTR में जा रहे हैं, ये जो फॉर्म आपने फिलअप कर दिया ये आपके हर आने वाले सब्सिक्वेंट ईयर में भी अप्लाई होता रहेगा। और ऑप्शन आपके पास वन टाइम एक्टिविटी है। दैट मीन्स अगर आप NTR से निकल के OTR में जा रहे हैं, फ्यूचर में वापस NTR में आ जाते हैं, तो सरकार ने कहा अब दोबारा हम आपको OTR में जाना अलाउ नहीं करेंगे। आप OTR की एक्टिविटी सिर्फ एक बार फॉलो करें, आने वाले हर साल के लिए अप्लाई होगा। अगर आप NTR में आ गए तो सेकेंड टाइम OTR में शिफ्ट करना अलाउ नहीं करेंगे। जिस व्यक्ति के पास बिजनेस इनकम नहीं है, बेस्ट एग्जांपल कैन बी माय वाइफ, वहां पर आपको रिटर्न फाइल करते समय आपको ये फॉर्म फिलअप करना होगा। ऑप्शन आपके पास हर साल अवेलेबल रहेगा ऑन ईयर टू ईयर बेसिस।
हर साल आपकी मर्जी है, आप OTR NTR OTR MTR खेलना चाहें तो खेलते रहेंगे। एक बार आपने रिटर्न फाइल कर दी है और उसके बाद अगर आप उसको बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न करना चाहते हैं तो वो फिर उस केस में आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। कौन सा? वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं होगा कौन सा? NTR का। तो आपको ड्यू डेट ऑफ ITR तक ये फॉर्म फिलअप करना आपके लिए ज़रूरी है। इसके ऊपर एक और पॉइंट था कि डेप्रिसिएशन जो है वो मैक्सिमम 40% ही होगा, 40% से ज़्यादा का डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं किया जाता। ये पॉइंट पहले भी था, ये पॉइंट अब भी है। अब हम लोग 2 क्वेश्चंस करेंगे, अपनी इस क्लास को वाइंड अप करेंगे। पहला क्वेश्चन अग्निवीर वाला क्वेश्चन था जो मैंने स्किप करवाया था, इलस्ट्रेशन नंबर 14। ध्यान से देखिएगा एग्जामिनर क्या आपको बोलता है। एग्जामिनर कहता है दैट मिस्टर जे हैज़ जॉइंड इंडियन आर्मी एज एन अग्निवीर ऑन 1 अप्रैल 2023 अंडर द बेसिक सैलरी ऑफ 30,000 रुपीज़ पर मंथ। ऑब्वियसली ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा, सरकार का सैलरी का अमाउंट ही इतना है। He contributes 30% of the salary to the Agniveer Corpus Fund and the central government has contributed an equal amount. उसकी कुछ हाउस प्रॉपर्टी इनकम है 3,85,000 रुपये और उसको इंटरेस्ट मिल रहा है सेविंग्स अकाउंट से 11,000 रुपये का पर एनम। 1 लाख रुपये उसने PPF में भी डाला है 80C में और उसने 50,000 रुपये प्राइम मिनिस्टर केयर्स में भी डोनेट करा है 80G में। आपने उसकी सैलरी कैलकुलेट करनी है और साथ साथ में आपने उसकी टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है, मानते हुए कि वो OTR करे तो क्या होगा या NTR करे तो क्या होगा। ठीक हो गया? ये क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन है। आओ ज़रा इसको स्टार्ट करते हैं। मेरा अपना बना हुआ क्वेश्चन कहीं से कॉपीड नहीं है। लेट अस स्टार्ट। अगर आपको ये क्वेश्चन किसी और के नोट्स में मिल जाता है तो समझ जाना कि उसने यहाँ से कॉपी करा है। मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन। लेट अस स्टार्ट। दिस इज आवर इलस्ट्रेशन नंबर 14। कैलकुलेशन ऑफ सैलरी। सैलरी की कैलकुलेशन कर देता हूँ मैं पहले। बेसिक सैलरी कितनी है? बेसिक सैलरी 30,000 रुपीज़ अ मंथ, 12 महीने के हिसाब से 3,60,000 रुपये की बेसिक सैलरी आ गई। और कुछ दिया हुआ था क्या सैलरी में? इसको कुछ और मिल रहा है? कहाँ गया? मेरे ख्याल से सैलरी में तो इसको और कुछ, अरे कहाँ गया कुछ? हाँ ये रहा। सैलरी में इसको कुछ और मिल रहा है, बस वो ये कह रहा है कि इसने कंट्रीब्यूट करा है। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अग्निवीर कॉर्पस फंड। कितना कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट का? जितना एम्प्लॉय करेगा उसका बराबर का। एम्प्लॉय कितना करेगा? 3,60,000 का 30% कंट्रीब्यूट करेगा। तो जितना वो कंट्रीब्यूट करेगा उतना ही सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी। तो 3,60,000 का 30% आता है 1,08,000 रुपये, 9,000 रुपये महीने के हिसाब से। जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? इन दोनों को जोड़ देने पे आपके पास ग्रॉस सैलरी का अमाउंट आ जाएगा। तो 1,08,000 प्लस 3,60,000 इज इक्वल टू 4,68,000 रुपीज़ की ग्रॉस सैलरी। आपने यहाँ से लेस कर देना है स्टैंडर्ड डिडक्शन। चाहे वो OTR फॉलो करे NTR फॉलो करे, दोनों सिचुएशन में स्टैंडर्ड डिडक्शन उसका लेस हो जाएगा। और अब आप यहाँ पे टैक्सेबल सैलरी उसकी कैलकुलेट कर देंगे जो कि आ जाएगा 4,18,000 रुपये। ठीक हो गया? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो सैलरी है ये दोनों में सेम आएगी। अगर आप OTR फॉलो कर रहे हैं या अगर आप NTR फॉलो कर रहे हैं तो सैलरी अमाउंट विल रिमेन सेम, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन OTR और NTR दोनों में अलाउ कर दिया गया है। अब आप आइए कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। क्योंकि NTR डिफ़ॉल्ट स्कीम है, इस वजह से हम लोग पहले NTR की कैलकुलेशन करेंगे और अगर OTR पर जाना चाहता है तो OTR पे भी ये जा सकता है। फॉर्म 10 IEA फिलअप कर देगा। आओ ज़रा कैलकुलेशन करके देखें क्या क्या आएगा इसके अंदर। सैलरी, टैक्सेबल सैलरी, अभी अभी कैलकुलेट किया हम लोगों ने। टैक्सेबल सैलरी 4,18,000 रुपये, यहाँ पे भी आ गया 4,18,000 रुपये। ठीक है, 4,18,000 रुपये। आपको वो साथ में बताया क्या है कि उसकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है 3,85,000 रुपये। तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम
ध्यान रखिएगा, हाउस प्रॉपर्टी इनकम दिया हुआ है, दैट मीन्स 30% का जो डिडक्शन होता है वो 30% का डिडक्शन ऑलरेडी इसको मिल चुका है, 3,85,000 रुपये। इसके बाद इंटरेस्ट और सेविंग्स अकाउंट दिया हुआ है, दैट मीन्स अदर सोर्सेज की इनकम है 11,000 रुपये। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट कितना था, 11,000 था मेरे ख्याल से, अगर मैं कुछ गलत नहीं कह रहा तो देखो एक बार, हाँ 11,000 रुपये, बस ये हो गया। अब आप इन सबको जब ऐड कर दोगे, इन सबको जब आप ऐड कर दोगे तो ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी, कितना आएगा, 4,18,000 प्लस 3,85,000 प्लस 11,000 ऐड करके ये आ जाता है 8,14,000। यहाँ पे भी आ गया 8,14,000। अब आप आओ 80C पब्लिक प्रोविडेंट फंड, कितना है भाई, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इसने पैसा डाला है 1 लाख रुपए, तो OTR में इसका डिडक्शन मिल जाएगा 1 लाख का, NTR में नहीं मिलेगा। 80TTA में इसको इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट का डिडक्शन मिल जाएगा, NTR में नहीं मिलेगा, OTR में 10,000 का डिडक्शन आ जाएगा। देन आप आइए, इसने और क्या किया है, इसने 80G में प्राइम मिनिस्टर केयर्स में डोनेशन दिया, तो 80G में प्राइम मिनिस्टर केयर्स में डोनेशन दिया, कितने का डोनेशन था, 50,000 का डोनेशन था, तो ये भी न्यू रिजीम में नहीं आएगा, ओल्ड रिजीम में तो ये भी आ जाएगा। अब आएगा मजा, नया सेक्शन आया 80CCH। 80CCH में पॉइंट नंबर 1 जो उसका अपना ओन कंट्रीब्यूशन है, ओन कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन इसको नहीं मिलेगा न्यू स्कीम में, लेकिन जो ओल्ड स्कीम है OTR है, उस OTR के अंदर इसको डिडक्शन मिल जाएगा, कितने का, 1,08,000 रुपये का पूरा। और साथ साथ में 80CCH क्लॉज 2 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है उसका डिडक्शन आएगा 1,08,000 रुपये का, और यहाँ पे भी आएगा 1,08,000 रुपये का। आपके सामने है जी, मेरे ख्याल से तो यहाँ पे OTR इसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। टैक्सेबल इनकम निकाल लेते हैं, NTR में 8,14,000 माइनस 1,08,000, तो ये आ जाता है 7,06,000। और अगर दूसरे केस में अगर हम लोग चले जाएं, दूसरे केस में जाए तो 8,14,000 माइनस 1,00,000 माइनस 10,000, 8,14,000 माइनस 1,00,000 माइनस 10,000 माइनस 50,000 माइनस 1,08,000 माइनस 1,08,000, तो ये आ जाता है आपके पास 4,38,000। तो द क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने है, उम्मीद करूंगा कि आपने इसे कॉपी कर लिया है। NTR OTR दोनों ध्यान से देखिएगा, NTR में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसमें अग्निवीर कॉर्पस फंड में उसका डिडक्शन मिलेगा, OTR में दोनों का मिलेगा, अपना भी मिलेगा और एम्प्लॉयर का और भी मिलेगा। बाकी जो और डिडक्शंस हैं वो भी सारे एज इट इज़ अप्लाई होते रहेंगे। मेरे ख्याल से अगर हम लोग यहाँ पे टोटल इनकम के हिसाब से डिसाइड करें तो मैं कहूँगा कि साहब OTR फॉलो करना चाहिए, NTR फॉलो नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मैं टैक्स लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मेरे ख्याल से दोनों में से कुछ भी फॉलो कर लो, क्योंकि अगर OTR की बात करें तो ये इनकम 5 लाख से कम आ रही है, रिबेट मिल जाएगा 87A का। और अगर मैं NTR की बात करूं तो इनकम इवन दो 7 लाख से ज़्यादा आ रही है, 87A का रिबेट नहीं आएगा, लेकिन 87A का मार्जिनल रिलीफ, यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ ऑफ रिबेट वो अप्लाई हो जाएगा। तो आप देखिएगा, अगर आप चलिए वैसे आप मेरे ख्याल से कर लेंगे, मार्जिनल रिलीफ वाला कंसेप्ट आप अप्लाई कर ही लेंगे। अगर वैसे तो टाइम नहीं है, काफ़ी लंबी क्लास हो गई है, टाइम होता तो मैं ही आपको 7,06,000 के ऊपर कैलकुलेशन करके दिखा देता, पर चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी मेहनत तो आप लोग भी करोगे ना, सब कुछ मैं नहीं करना क्या, गला मैं नहीं फाड़ना है क्या अपना, कुछ आप भी तो करेंगे। अब आप आइए यहाँ पे जो RTP के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है वो देखते हैं। RTP के अंदर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमारे न्यू टैक्स रिजीम का दिया हुआ है, अग्निवीर कॉर्पस का कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। RTP मई 2024 इलस्ट्रेशन नंबर 15, बी वेरी वेरी केयरफुल। एग्जामिनर कहता है राज नाम का एक व्यक्ति है जो रेसिडेंट है इंडिया में, उसके पास 2 मकान हैं, एक मकान दिल्ली में है और एक मकान उसका कानपुर में है।
जो कानपुर वाला मकान है उसका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेकिन जो दिल्ली वाला मकान है उसको उसने किराए पे दिया हुआ है पूरे साल के लिए। तो एक प्रॉपर्टी लेट आउट है, एक प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। जो दिल्ली वाला मकान लेट आउट है उसका आपको वो डाटा दे रहा है, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, रेंट रिसीव्ड, आपको डाटा है। तो अगर आप कैलकुलेशन करके देखें तो हम लोग क्या करते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का हायर लेते हैं, तो हायर आ गया 2,05,000 रुपये। उसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट के साथ, वो दिया हुआ है 1,72,000 रुपये। लोअर अमाउंट आता है, शीला कौशिश का सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसने कहा लोअर अमाउंट लेना है, तो हम लोग 1,72,000 रुपये लेंगे, 1,72,000 रुपीज़ लेंगे एज एन एक्सपेक्टेड रेंट। एक्चुअल रेंट है 15,000 रुपये महीना। 15,000 रुपये महीने को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाता है 1,80,000 रुपये। एक्चुअल रेंट 1,80,000, एक्सपेक्टेड रेंट 1,72,000, दोनों का हायर इज 1,80,000। आपको 1,80,000 रुपीज़ का बन जाता है यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये रहा साहब ग्रॉस एनुअल वैल्यू। जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, अरे क्या हो गया, पेंसिल की चार्जिंग तो है, फिर क्यों नहीं चल रहा, क्यों नाराज हो रहा है भाई। हाँ, तो जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू 1,80,000 रुपये हम लोगों ने ले लिया। अब उसके बाद एग्जामिनर कहता है कि साहब जो म्युनिसिपल टैक्सेस इसने पे करे हैं वो म्युनिसिपल वैल्यू का 5% है। तो म्युनिसिपल वैल्यू हमें दिया हुआ है 2,05,000, तो 2,05,000 का अगर मैं 5% कैलकुलेट करता हूं तो आता है 10,250। ये रहा जनाब 10,250 का म्युनिसिपल टैक्स। तो म्युनिसिपल टैक्स लेस करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, NAV आ गया। उसके बाद यहाँ पे और कोई डाटा है क्या, पढ़ना पड़ेगा डाटा। वो कहता है म्युनिसिपल टैक्स वॉज पेड बाय राज ऑन 10 जून 2023 फॉर कानपुर हाउसेस 3500 रुपये। कानपुर का मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड में हम लोग लेस नहीं करते हैं। राज हैड टेकन अ लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर 35 लाख रुपए एट 12% पर एनम इन अप्रैल 2021 फॉर परचेज ऑफ दिल्ली हाउस। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द हाउस वॉज 40 लाख रुपए। मिस्टर राज परचेज द प्लॉट इन कानपुर फॉर इन मई 2021 and the construction of the Kanpur house was began in June 2021, which was completed in December 2022. Raj took loan of 25 lakh rupees at 10% on 1st of July 2021 for the construction of this house. No repayment has been done for the loans, both of the loans. तो एक लोन उसका दिल्ली वाले मकान का है, एक लोन उसका जो है वो कानपुर वाले मकान का है। आपको ये डाटा पढ़ के याद आ रहा है, सेक्शन 80EE 80EE की कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं। लोन फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में होना चाहिए। जो आपका मकान जो लोन है वो आपका 45 लाख से कम होना चाहिए, जो कि 35 लाख रुपए दिया हुआ है। और बाकी की सारी बातें, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, 45 लाख से कम होना चाहिए, तो दिया हुआ है आपको यहाँ पे, वो सारी बातें दी हुई। तो 80EE का यहाँ पे डिडक्शन आएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको इतने क्वेश्चंस करवाए हैं क्लासेस के अंदर कि अब आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन तो आराम से कर सकते हैं। प्री और पोस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड भी आएगा, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड भी आएगा, आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। मेरे को आपके ऊपर पूरा भरोसा है। एग्जामिनर कहता है कि राज ने सैलरी कमाई है 18 लाख रुपए। एग्जामिनर कहता है कि आप राज की टोटल इनकम कैलकुलेट करिए अंडर बोथ टैक्स रिजीम्स, OTR NTR दोनों। इसी वजह से आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन 2 बार करी है। एक कैलकुलेशन जो हो रही है वो NTR के हिसाब से है और एक कैलकुलेशन जो मैं कर रहा हूँ वो OTR के हिसाब से कर रहा हूँ। क्या फ़र्क आएगा, आओ ज़रा ध्यान से देखते हैं। अगर न्यू टैक्स रिजीम है तो न्यू टैक्स रिजीम में सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस पे आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन अलाउ नहीं होता है, इंटरेस्ट का रिडक्शन अलाउ नहीं होता है। लेट आउट के केस में वो अलाउ होता है, मैंने अलाउ करा है, वो अलाउ होता है, वो मैंने आपको यहाँ पे अलाउ करा है। जब मैं दोनों की कैलकुलेशन करूँगा तो नेट हाउस प्रॉपर्टी इनकम आती है 3,01,175 रुपये, जब प्रॉपर्टी NTR के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आप OTR के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उस केस में सेल्फ ऑक्यूपाइड में मैक्सिमम 2 लाख की लिमिट अप्लाई होती है, वो मैंने दे दिया आपको यहाँ पे। और साथ साथ में मेरे बेटा ध्यान रखिएगा, क्योंकि OTR है, OTR में आपको 80EE का डिडक्शन भी मिलेगा। तो व्हाट आई हैव डन इज
कि मैंने 1.5 लाख रुपए यहाँ पे माइनस किया, ये 1.5 लाख रुपए मैं 80EE में यूज़ करूँगा और बाकी का जो इंटरेस्ट है वो मैंने यहाँ पे लेस कर दिया। दैट मीन्स मेरे पास टोटल लॉस अब जो आ रहा है वो आ रहा है 3,51,175 का, अगर ये OTR फॉलो करता है तो। ऐसा मैंने क्यों किया, 1.5 लाख रुपये यहाँ पे लेस क्यों किया? कारण है, आप सबको याद है कि हाउस प्रॉपर्टी में अगर 2 लाख से ज़्यादा का लॉस आए तो आप मैक्सिमम 2 लाख का ही जो सेट ऑफ कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन और ले लेता तो 3.5 लाख के में 1.5 लाख और ऐड कर दूँ तो 5 लाख का लॉस बन जाता, जिसमें से मेरे को सेट ऑफ कितने का मिलेगा? मैक्सिमम 2 का। तो मैंने थोड़ी सी टैक्स प्लानिंग करी, समझदारी दिखाई। मैंने क्या किया, 1.5 लाख रुपए को मैं 80EE में ले गया और बाकी का जो अमाउंट है वो मैंने यहाँ पे सेट ऑफ कर दिया। तो 2 लाख का ही बेनिफिट मिलेगा तो जो नुकसान होगा वो थोड़ा सा कम होगा। अब ये मैंने दोनों सिचुएशन में NTR और OTR में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाल ली है। अब ध्यान से कीजिएगा, सैलरी आपको गिवन है 18 लाख रुपए, सैलरी गिवन है 18 लाख रुपए और यहाँ पे वो कह रहा है सैलरी कमाई है, अर्नड वर्ड लिखा हुआ है। अर्न का मतलब है कि अभी ये टैक्सेबल सैलरी नहीं है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन देना है। मैंने 18 लाख में से 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया OTR NTR दोनों में, तो 50,000 का डिडक्शन देने के बाद बचा 17,50,000 रुपये। NTR के केस में हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेटअप करना अलाउ नहीं होता है, तो ग्रॉस टोटल इनकम आएगी 17,50,000 रुपये और साथ में 80EEA का डिडक्शन भी यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे मैंने EE लिखा था, ये EEA आएगा गलती से, और ठीक है बाकी का नेक्स्ट। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें यहाँ पे, अगर वो OTR फॉलो करता है तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेटअप होगा, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपए। तो 17,50,000 में से 2 लाख अगर आपने लेस किया तो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 15,50,000 रुपये का ग्रॉस टोटल इनकम। और साथ साथ में 80EEA की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, 1.5 लाख का डिडक्शन वो भी मिलेगा, तो हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो आ जाएगी 14 लाख रुपए अंडर OTR। NTR में टैक्सेबल इनकम आएगी 17,50,000 रुपये। तो यहाँ पर आपका OTR और NTR का रिवीजन भी हो जाता है। हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट का डिडक्शन कौन से सिचुएशन में मिलेगा, कौन से सिचुएशन में नहीं मिलेगा, उसका भी आपका रिवीजन हो जाता है। और इसके साथ साथ में आपके लॉसेस का सेट ऑफ कब होगा कब नहीं होगा उसका भी रिवीजन हो जाता है। क्लास ख़त्म करने से पहले निर्मला ताई को थैंक यू बोलूँगा कि निर्मला ताई आपने हमारा काम थोड़ा सा कम कर दिया। अल्टरनेटिव जो मिनिमम टैक्स है AMT, उसमें आपने कोई अमेंडमेंट नहीं दिया। निर्मला ताई थैंक यू निर्मला ताई इसके लिए कि आपने हमें यहाँ पे कोई अमेंडमेंट नहीं दिया है। बाकी के जो अमेंडमेंट्स हैं वो मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में करूँगा। एग्जेम्प्टेड इनकम्स में अमेंडमेंट्स हैं, वैसे एग्जेम्प्टेड इनकम तो सारा हो ही गया। TDS और TCS में अमेंडमेंट है, वो भी मैं आपके साथ, ITR के अंदर अमेंडमेंट है वो भी डिस्कस करूँगा नेक्स्ट क्लास में। और साथ साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर ही मैं आपके साथ रिवीजन टेस्ट पेपर में जो केस स्टडी आया था उसके बारे में भी मैं पूरा डिस्कशन आपके साथ करूँगा। तो आज की इस क्लास में यहाँ तक। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको ये क्लास कैसे लगी, खास तौर पे आपको अग्निवीर स्कीम कैसे लगी उसके बारे में ज़रूर मेरे को बताइएगा। I'll wait for your comments. I'll meet you in the next class. Till that time, bye-bye and take very good care of yourself. Best of luck for your examination.